12,000 की सैलरी से स्टार्ट किया, 18,000, 20,000, 1.5 साल काम किया और वहां से सीधा 1.5 लाख रुपए सैलरी इंडियन रुपीस। क्या रिएक्शन थे घर वालों के और जो आप कह रहे थे फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी? सबको ऐसा लगा कि हाँ यार, जो चीज़ स्टार्टिंग से सोच रहा था वो चीज़ कर ली ऐसे करके। जो 1-2 साल एक्सपीरियंस है, अभी फ्रेशर्स भी हैं या 1-2 साल एक्सपीरियंस है, कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनको दुबई जाना है किसी भी रोल में, फ्रंट एंड बैक एंड या आपके बिजनेस एनालिस्ट के रोल में, क्या वो जा सकते हैं? इंडिया में है ना, मैं जब भी अप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएंगे, ऑफर आ जाएंगे, इंटरव्यू कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, सारी चीज़ें आने चालू हो जाएंगी। दुबई का मार्केट ऐसा काम नहीं करता। दुबई के मार्केट में ये है कि बेसिकली आपको दुबई के अंदर एक और मेजर चीज़ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। उनकी कंपनी को अगर मन करेगा तो वो इंक्रीमेंट देंगे, नहीं तो कोई इंक्रीमेंट नहीं। सेम सैलरी पे काम करोगे? मोस्टली कंपनीज में यही है। लिविंग इन इंडिया और लिविंग इन दुबई? लिविंग इन इंडिया। इंडिया जॉब मार्केट और दुबई, वेयर इज द रियल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन दुबई, बट योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इज मोर इन इंडिया। वन स्किल एवरी बिजनेस एनालिस्ट मस्ट हैव। आप जुगाड़ू होने चाहिए कि कुछ भी आ रहा है आप काम निकाल दो बस। इंडियन तो जुगाड़ू होते ही हैं। मेरे घर के पास में ही एक भैया रहते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल, मैं तुझे बोल रहा हूँ कुछ मत सोच, सीधा आईटी में स्विच कर ले, तू मुझे थैंकफुल करेगा बाद में जाकर के कि तूने तेरा ये डिसीजन बनाया। मैं उसी टाइम घर पे गया, मैंने गूगल यूट्यूब सब कुछ करना चालू किया। मात्र मैंने सिर्फ 10 दिन लिए होंगे, 10 दिन के बाद मेरे पास 3 ऑफर थे आईटी कंपनी से। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? जो इंडिया में एक इंजीनियर काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए उन कंपनीज के लिए कि हाँ वो बुला सकते हैं आपको? दुबई में ना सिर्फ इंडियन नहीं आ रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, हाँ जी। फिलीपीन, सब कुछ, सारी जनता वहाँ पे आ रही है। उन्हीं में से पहले सारी छटनी होने के बाद फिर आपको यहाँ पे से कॉल आते हैं और यहाँ पे से चीजें होना चालू होती है। If you had to restart today from zero, what would you do first? I will go and learn some language basically, and after that I will go and apply for the jobs and I will try to crack one. Financial pressure, motivation or distraction? Motivation, Government job mindset or risk-taking mindset? risk taking for sure. One thing you wish you had known before moving Dubai? देखिए जी, जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपका एक डिसीजन, एक रिस्क पूरी लाइफ चेंज कर देता है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्होंने नॉन टैक्स से चीजें स्टार्ट करी, इंडिया में रहे, दुबई शिफ्ट हुए, 12,000 रुपये सैलरी, 18,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी, 1.5 लाख रुपए सैलरी, 3 लाख रुपए सैलरी, 50 LPA तक पहुंच गए। अभी दुबई में काम कर रहे हैं। टेक में कैसे आए, कैसे ट्रांजिशन हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं थी, उसको भी इम्प्रूव करना था, प्रेशर था बहुत, माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे पैसा आया, कैसे वो कॉन्फिडेंस गेन हुआ, वो सारी चीजें आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेंगी। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, चीजें सीखी, समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम ऐसा था, जॉब छोड़ दी, इंडिया में रहते रहते काम कर रहे थे, डिमोटिवेशन थी, बट लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी। तो ये पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। अगर आप इंडिया में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, आप दुबई जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, अगर जा सकते हो तो क्या वो पैरामीटर्स हैं, किन चीज़ों पे आपको काम करना है, वो सब आइडिया आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। बट शर्त एक है कि ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और राहुल की जर्नी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करना है, शेयर जरूर करना है, लाइक मिस 10,000 कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना है। जो आप नहीं करते हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और अच्छे गेस्ट लेके आ सकूं। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। मैं, मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ एक अच्छा सा एपिसोड शूट कर रहे होंगे। बाकी अगर आप अपने आप को वेब डेवलपमेंट में मास्टर करना चाहते हो, फ्रंट एंड के अंदर स्पेशली रिएक्ट सीखना चाहते हो, रिएक्ट क्वेरी सीखना चाहते हो, वेब पैक सीखना चाहते हो, कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रॉम जीरो से लेकर इंटरव्यू रेडी तक, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। चलिए बात करते हैं आज राहुल से, मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे। हाय राहुल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम जानेंगे आपकी दुबई की जर्नी, इंडिया से दुबई का सफ़र। आईटी में आपको 5.5 साल हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, इवन वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं। मैं अपने एग्जाम्पल को भी आज फिट करके आपसे समझूंगा कि दुबई में जो कंपनीज़ हैं वो क्या देखती हैं किसी इंसान में और उसे दुबई बुलाती हैं और वहाँ पे लोग काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ पैसा बचता है टैक्स में। अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो 4 रुपये मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। अभी आप जो भी कमा रहे हैं सब आप ही का है, बट इसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा होगा, इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे, बट उससे पहले आपके बारे में, आप कहाँ से आते हैं थोड़ा बताइए। आज लंबी लिस्ट है, आज बहुत मज़ा आने वाला है जी, बहुत कुछ आपको पता लगेगा। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं इंडिया से, आईटी के अंदर स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिस्ट, वो सब बातें आज हम करेंगे आपसे। प्लीज़। सो अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, उस टाइम पे मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस, पॉडकास्ट, सारी चीज़ें देखा करता था और बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती थी। और उस टाइम मैंने खुद में ये मैनिफेस्ट भी किया था कि एक दिन मैं भी जाऊँगा और मैं भी आपके सामने बैठ के एज अ गेस्ट पॉडकास्ट दे रहा हूँ। और आज आपके सामने तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सच वैलिडेशन। ये आपकी मेहनत है। आप दुबई गए,
आपकी स्टोरी हमें इंस्पायरिंग लगी, हमें लगा कि और लोगों को भी आपके बारे में पता चलना चाहिए, तभी आप यहाँ हैं। तो ये सब आपकी मेहनत है। पर थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you. प्लीज़। Yeah. So yeah, hi everyone. My name is Rahul Patil. I am from a very small and beautiful city, Rawatbata, which is near to Kota in Rajasthan. I completed my bachelor's in 2020 from electrical branch, and after that I worked in some core companies for few months, and then I switched to IT. And right now I'm working as a business analyst in Dubai. वेरी नाइस। दुबई मैनिफेस्ट किया था हमारे चैनल का, तो चलो मैनिफेस्ट किया था आपने, दुबई मैनिफेस्ट किया था, जाना है? Honestly किया था, किया था ओके। स्टार्टिंग से। तो तो जैसे आपने कहा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई करी है हम्म जयपुर से, हम्म 4 साल आपने बिताए। तो ये कैसे चीज़ें फिर वर्कआउट करी, और कैसा वो आपका इनिशियल माइंडसेट था जो आपको दुबई ले गया? देखो, था ये कि है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का मेरा एक रीज़न था बेसिकली स्टार्टिंग से। रीज़न ये था कि मेरे ग्रैंडफादर की गवर्नमेंट जॉब थी बेसिकली ओके स्टार्टिंग। ओके। तो और मेरे फादर का खुद का बिजनेस था। तो जब तक ग्रैंडफादर की गवर्नमेंट जॉब थी तो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स में था तो हमको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक्सेस मिलता था, स्विमिंग पूल का एक्सेस मिलता था, ये काफ़ी सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिलते थे, अकोमोडेशन मिलता था। फिर एक बार दादा की गवर्नमेंट जॉब खत्म हुई, लाइक रिटायर हुए वो, तो बेनिफिट्स खत्म हो गए सब होंगे। कुछ खत्म हो गया बेनिफिट्स, वो सारा तो हमको स्विच करना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। तब ओके। मैं ये सोचता था मेरे दोस्त जो हैं उन लोगों को फिर भी ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा हूँ, सारी चीज़ें हूँ, फिर भी हम मैं कुछ बेनिफिट्स नहीं ले पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे मैंने ये दिमाग बना लिया था कि यार मेरे को भी एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा। और ताकि मैं भी मतलब मेरी फैमिली की चीज़ें चेंज कर सकूं और सारी चीज़ें वापस से हमको बेनिफिट्स तो पहुंचा। दादाजी से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, उनके बेनिफिट्स आपको उस टाइम पे अच्छे लग रहे थे, यार ये तो अच्छी या जॉब है, तो आपको वहाँ से लगा मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। यस। सो अच्छा। जब मैंने वो सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तब मैंने सोचा क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसमें जाने के। ठीक है, 12th के बाद तो मैंने देखा कि दो ही बेसिक ब्रांच है जो गवर्नमेंट जॉब्स आपको दिला सकती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, क्योंकि CSIT में तो उस टाइम पे मुझे लगता नहीं था कि इतनी गवर्नमेंट जॉब्स और कुछ होता होगा। तो फिर मैं गया जयपुर, वहाँ पे कॉलेजेस सर्च करे, सारी चीज़ें टॉप 3 कॉलेजेस इन जयपुर ये सब करके तो फिर दिखा एक आर्या कॉलेज बेसिकली ऑफ इंजीनियरिंग IT। अच्छा ओके। कॉलेज था, टीयर 3 है लेकिन अच्छा कॉलेज था। तो फिर वहाँ एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ज्वाइन करी, और फिर वहाँ से मैंने मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चालू करी। बट उस टाइम में दिमाग में ये था कि मुझे एग्जाम्स देने हैं गवर्नमेंट के, और उसी फील्ड में सेटल होना है। हाँ, नो दुबई एट दैट मोमेंट। नो दुबई एट दैट मोमेंट, एटलीस्ट 3rd ईयर 4th ईयर तक आते आते फोर्थ ईयर तक मेरा था दिमाग में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और उसके बाद मैं बेसिकली थोड़ा टाइम तक अपनी तैयारी वैयारी करूँगा 1-2 साल तक, और कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँगा। अच्छा, कोई एग्जाम दिए गवर्नमेंट के? नहीं, एग्ज़ाम ऐसे नहीं दिए, बट मैं प्रिपरेशन कर रहा था थोड़ा बहुत अपना अपना ऐसे करके, क्योंकि वो फिर डिग्री आने के बाद ही एग्ज़ाम सारी चीज़ें देने का था। किस में जाना था वैसे आपको गवर्नमेंट में, स्पेसिफिक किस सेक्टर में? मैंने सोचा था कि कोर इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही जाऊंगा कोई ना कोई, जैसे कि अच्छा। ये जूनियर इंजीनियर हो गया, और ये सारी जो भी कोर इंजीनियरिंग की निकलती है ओके। गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें SSC CGL में भी नॉन टेक के लिए जाकर के अप्लाई करूंगा। तो वो दिमाग में था उस टाइम पे। हम्म। या। तो 4 साल कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके बीटेक के, हाँ, कंप्लीट हो गए, प्लेसमेंट वगैरह हुआ कॉलेज से? कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था अच्छा, कुछ कहाँ कंपनीज के हुआ? अंदर। कॉलेज में देखो यार, उसमें ये चीज़ थी कि उस टाइम पे ये था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरी कॉलेज करा है, तो मेरा ये था कि अब अगर प्राइवेट कंपनी में मुझे लगना है तो कोर कंपनी में ही लगना है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ी है पहले, इलेक्ट्रिकल की सारे रेसिस्टेंस ये सब फार्मूलाज ये सब चीज़ें पढ़ी है, थ्योरम व्योरम, तो इसी में कहीं पे बीच में लगना है। तो IT कंपनीज स्किप कर दिया करता था मैं, क्योंकि IT कंपनीज में नहीं जाना है, तो मैं मेजरली कोर कंपनीज बहुत कम आती थी लेकिन उन्हें में दिया जो करता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अराउंड वाली कंपनीज थी हाँ, उन्हीं को देखते उन्हीं होंगे। को देखता, और तब इतना कुछ IT का पता भी नहीं था कि मतलब क्या होता है, कौन सी जॉब मैं करूँगा, ना कोडिंग आती थी ना कुछ आता था, अच्छा। कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसा भी लगता था कि मैं अगर उन कंपनी में जाऊँगा भी तो मे बी मैं सीख नहीं पाऊँगा, या वो लोग क्या काम होगा मेरा, ये सारी चीज़ें करके। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने फिर या तो कोर कंपनीज में अप्लाई किया या तो नॉन टेक कंपनीज में अप्लाई किया। तो नॉन टेक कंपनीज में मेरा कुछ हुआ और कोर कंपनीज में एक आधी में हुआ। ऐसा नॉन टेक में बायजूस में हुआ था, अच्छा। और एक ई लर्निंग करके दूसरी कंपनी थी, उसमें भी हुआ था। कॉलेज में कोई कंपनी आई थी? हाँ, आई थी, मतलब IT कंपनीज भी आई थी और अच्छा, नॉन वहाँ टेक बैठे कंपनी नहीं भी आप आई शायद, क्योंकि थी। IT कंपनीज में मैं नहीं बैठा, नॉन ओके टेक कंपनीज में बैठा और कोर कंपनीज में मैं बैठा बेसिकली। ओके ओके। ऐसा था। तो वहाँ से प्लेसमेंट हुआ फिर? वहाँ से प्लेसमेंट हुआ, मेरे को 2 से 3 ऑफर्स मिले वहाँ से, लेकिन मैं वो बेसिकली सेल्स जॉब और उन सब चीज़ों के थे, तो वो फिर मैंने जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, वो सारी चीज़ें पढ़ा, तो वो मुझे इतना सही कितना लगा पैसे नहीं। दे रहे थे वैसे वो?
बायजूस 10 LPA देता था उस टाइम पे। ओह, तो ओके। स्टार्टिंग फ्रेशर के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि हाँ, स्टार्टिंग में ये हाईएस्ट पैकेज है, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज जा रहा है उसमें। बाकी जो भी कोर कंपनीज आती थी वो 2 LPA 3 LPA वही सारी चीज़ें देती थी। तो एक टाइम मन में आया कि यार इसमें हो गया है, ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा वैसा करके। लेकिन फिर उस टाइम पे ये दिक्कत आई कि जॉब डिस्क्रिप्शन जब पढ़ा तो देखा कि टारगेट बेस्ड जॉब है बेसिकली, और इतने सेल्स करनी है, इतनी ये सब करनी है, तो लगा कि यार थोड़े टाइम के लिए मैं भी कर लूँगा, बट लॉन्ग टर्म में इसमें नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि मैं कोर में स्टिक करता हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा कोर की कंपनीज में अप्लाई करना और वो सब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अराउंड वाली जॉब्स थी आपने हाँ, वहीं फोकस किया क्योंकि पढ़ाई उसमें करी है। पढ़ाई उसमें करी। गवर्नमेंट वाला फिर आइडिया ड्रॉप हो गया एक टाइम के बाद। हाँ, देखो गवर्नमेंट वाला आइडिया इसलिए ड्रॉप हुआ था क्योंकि ये था कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 में ख़त्म हुई थी। ठीक है, 2020 में कुछ हमारा 4th ईयर कुछ चल रहा था। उस टाइम पे हुआ ये कि ये कोविड और ये सारी चीज़ें आई, तो थोड़ी फैमिली की थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, वो थोड़ी ख़राब होने लग गई ज़्यादा कौन कौन है टाइम पे। घर में आपके? मेरे घर में मतलब फादर है, मदर है, मेरा भाई है एक, और मेरी भाई छोटे होंगे? हाँ, ही इज़ यंगर देन मी, और वो अभी 21 लाइक 21 साल का है अभी। क्या कर रहे हैं वो? वो अभी iOS डेवलपर है। ओह नाइस, आईटी में ही है। आईटी में ही है, और सही लाइक है। उसका भी ये था कि बेसिकली पहले मैं खुद सेट हुआ, अपने सारी चीज़ें करी, तो मैंने आईटी में जॉब लगने से पहले काफ़ी जगह हाथ पैर मारे, काफ़ी लोगों से करा, और मतलब पूछ पूछ करके सारी चीज़ें करी। कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मतलब गाइडेंस नहीं, डायरेक्ट जीरो गाइडेंस नहीं गाइडेंस। थी कि घर से मतलब मिल जाए। ट्राई एंड फेल वाली चीज़ें करी सारी की सारी। तब जाने के बाद मेरा हुआ, लेकिन मैं ये चाहता था कि अब मुझे तो पता चल गया, मुझे दिख गया कि इसमें करियर है, इसमें पैसा है, इसमें सब कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें आसान बना दी। बोला कि बस तू ये फॉलो कर, बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दे। घर का अगर एक बंदा पड़ जाए ना तो पिछले जितने लोग हैं सबकी लाइफ बन जाती है। बिल्कुल। थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा आपके लिए जो हम समझेंगे अभी। तो फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं थी। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया था घर पे, उन ओके। सब चीज़ों की वजह से पूरी फैमिली पे हो गया था। और उसको रीपे करने के लिए, मतलब उस टाइम पे फिर पापा की भी तो तबीयत और वो सारी चीज़ें ख़राब होने लग गई थी, तो कोई ओके। तरीका नहीं दिख रहा था उसको पे करने का, और मैं ही अकेला था जिस पे सारे लोग डिपेंड करते थे। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए 1-2 साल देना अब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो क्योंकि पाएगा। भाई एक बात तो है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, गवर्नमेंट जॉब में ना नशा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। एक मेरा फ्रेंड है, उसको 8 साल हो गए। सेम, आप मानोगे नहीं, मेरे साथ कॉलेज में बच्चे पास आउट हुए हैं अभी कम से कम 5-5 साल से, वो अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। हम्म, तो तो फिर आपने वो ड्रॉप किया? हाँ, वो ड्रॉप किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं ऑप्शन था। नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। हाँ, मुझे जल्दी सेट होना है, पैसा कमाना है। जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है कैसे भी करके, वो करके। तो अब मैंने देखा कि ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में अगर आप अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आप पैसा कमा सकते हो कमा उसके सकते अंदर, हो। ठीक है। लेकिन माइंड में ये था कि कोर जॉब करनी है, ये करना है। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया कोर जॉब्स के लिए, ऐसा करके। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जॉब्स पे स्टार्टिंग में, है ना, पास आउट होने के बाद। तो फर्स्ट जॉब लगी मेरी बेसिकली एक हैवल्स कंपनी थी, ऐसा करके। स्टार्टिंग में वहाँ पे मैंने मेरी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी कोर की, बहुत ही कम सैलरी पे, बेसिकली 12,000 रुपये कमाता था मैं वहाँ पे। 12,000 पे। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इफ यू डोंट हाँ, माइंड। बायजू आपको 10 लाख रुपए दे रही थी कॉलेज में, आपने हाँ। वो ज्वाइन क्यों नहीं करी फिर? देखो, वो मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मेरा ये था कि मैं, ऐसा है कि आज मैं ठीक है, भले ही मैं थोड़ा कम पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन आगे जा कर के मेरी लाइफ है ना, वो थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ लेकिन कल मैं 2 महीने बाद जाके वो जॉब छोड़ दूँ। ये मेरा अच्छा। दिमाग में था कि भले ही मैं अभी 12 कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर सही से काम करता हूँ और वो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं भी कंपनी स्विच करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो एक स्टेबल इनकम मैं बना सकता हूँ और जिसमें मैं रह सकता हूँ। क्योंकि मेरे को ये पता था मैं बायजूस में अभी काम कर लूँगा, मान लो 6 महीने 1 साल मैंने कैसे तैसे करके, उसके बाद अगर मैं परेशान हुआ तो फिर कोर कंपनी में भी जाना मुश्किल होगा, ये दूसरी कोर किसी। कंपनी नहीं थी बायजू वाला नहीं, जो ये काम तो था? सेल्स, सेल्स। बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट वो हायर करते थे, ओके। तो वो था उसके लिए। तो फिर मैंने हैवेल्स ज्वाइन करी 12,000 से। अब सैलरी बहुत कम थी, कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन उस टाइम ये सोचा कि ठीक है, एक पहले कंपनी ज्वाइन करता हूँ, इसमें पहले काम करता हूँ अच्छी तरीके से, और मे बी मतलब प्रमोशंस मिलते होंगे, सारी चीज़ें होती होंगी, तो उसके हिसाब से 1-1.5 साल में मतलब मैं थोड़ी थोड़ी सैलरी जल्दी जल्दी बढ़ा पाऊंगा इस चीज़ ये से। कंपनी कहाँ थी, ये वाली जो ये फर्स्ट कंपनी है, हेवल्स? हैवेल्स, ये हेवल्स। निमराना में थी, बेसिकली ओके। जयपुर के पास में ही। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर वाला काम था जो आपने पढ़ाई करी है उसके उसके रिलेटेड आपको काम मिला। यस, 12,000 रुपये महीना। 12,000 ठीक है, तो कुछ पैसे आने शुरू हुए। पैसे आने चालू हुए। ओके। उसमें भी मतलब मैं ऐसा करता था कि मतलब मैं 6,000 रुपये खुद के पास रखता था, मेरा रेंट वेंट सब, और 6,000 रुपये घर पे भर दिया करता था। उससे कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन एक फ्लो आना चालू हुआ था। हम्म। अब उसमें चेंज ये हुआ कि मैंने वो काम किया 2 महीने, कुछ मैंने वो काम किया, लेकिन फिर उसमें ये हुआ कि मैंने मेरे सीनियर्स जो थे वहाँ पे उनसे जाकर के बात करी, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था यार कि मैं कैसे मेरी सैलरी बढ़ाऊँ, कैसे क्या क्या करूँ और क्या सीखूँ क्या नहीं सीखूँ। तो मैंने सीनियर से बात करी, वो लोग 5-5 6-6 साल से उसी कंपनी में काम कर रहे थे इस तरीके से, अच्छा। और वो लोग थे अभी 25,000 सैलरी पे। हम्म। इतना डिमोटिवेट हुआ मैं उस टाइम पे देख करके कि यार
ठीक है मैं स्टार्टिंग कैसे कर सकता हूँ कि अगर 5-6 साल बाद भी मैं इसी सैलरी पे हूँगा, इसी तरीके से हूँगा, तो फिर कोई कुछ सेंस नहीं है। उसी टाइम जा करके फिर मैंने बोला कि यार नहीं, इसमें तो नहीं हो सकता। फिर मैंने कितना समय बिताया आपने इस कंपनी में? मैंने सिर्फ उस कंपनी में बिताया था 1-1.5 महीने बस, डेढ़ आपने महीने 1 डेढ़ महीना बिताया, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, हाँ। फिर आपने कहा चलो जी अब आपने बिना कोई और ऑफर लिए किसी और नहीं कंपनी में नहीं, जाए? मैंने अप्लाई करना स्टार्ट अच्छा, कर दिया ओके। जॉब। मैंने अपने दिमाग में बना लिया कि यार इसमें तो नहीं रहना है, मे बी ये कंपनी थोड़ी ऐसी है, कोर कंपनी है, उसकी वजह से नहीं मिल रहा होगा। मे बी दूसरी कोर कंपनी में जाऊंगा मैं, अच्छी बड़ी और बड़ी एमएनसी में जाऊंगा, तो मे बी वहाँ पे इंक्रीमेंट्स जल्दी होते होंगे और मे बी सैलरीज में थोड़ा 50-60% एटलीस्ट हाँ जी। पर ईयर मिलता होगा। तो मैंने फिर वहाँ से ज्वाइन करना अप्लाई करना अप्लाई करना कोर में ही? कोर में ही तब, अच्छा। क्योंकि तब तक था ही नहीं कि कुछ आईटी जैसा कुछ होता भी है बेसिकली। हम्म। हम आते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, हमको नहीं समझता था उस टाइम पे कि आईटी में कैसे घुसा जा सकता है। क्या तब तो ऐसे लगता था कोडिंग ही होती होगी बस, कोडिंग कोडिंग सब लोग सुबह और शाम कोई करते कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है आपका? हैं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा हुआ, फिर मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करी। ठीक है, इंडिया में ही ना? इंडिया में ही। नो, इस टाइम कोई दुबई नहीं था दिमाग में कुछ भी नहीं इस था, मोमेंट पे? ओके। कुछ भी नहीं था। तो मैंने जॉब अप्लाई करना चालू करी। अब जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं अब कोर की कोई ऐसी कंपनी देखूँ बेसिकली, जिसमें कैसे भी करके मेरे को एक कुछ ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि मैं वहाँ पे मान लो थोड़ा 1-1.5 साल काम करूँ, फिर वो मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भेज दें और वहाँ पे एटलीस्ट मेरे को अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने देखा उस टाइम पे सोलर की कंपनीज़ और ये बहुत सोलर के प्रोजेक्ट्स बाहर चल रहे थे, ऐसा वैसा करके एक कंपनी थी, वो मुझे मिली। उन्होंने बोला कि मतलब सोलर के प्रोजेक्ट्स उनके काफ़ी बाहर बाहर थे। तो मैंने सोचा यार इसमें ऑलरेडी दुबई में भी इनके है और अबू धाबी में भी इनके सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी मेरे को भी ऑन साइड जाने का मौका मिलेगा इसमें, और सैलरी भी वो मुझे कुछ 18,000 रुपये कुछ उस टाइम पे दे रहे थे इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीज़ में। तो मैंने सोचा ठीक है मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसा। लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, बेसिकली नाइटमेयर ही साबित हुआ एक तरीके से क्यों, वो। ऐसा क्यों? उस टाइम पे देखो हुआ ये कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो हाँ गए? इंटरव्यू दिया, और इंजीनियरिंग के बेस पे ना जो आपने कोर्स इलेक्ट्रिकल किया, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के मेरी बेस पे? डेजिग्नेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब थी वो सोलर कंपनी, मैंने उसमें ज्वाइन किया। मेरा काम वहाँ पे ये था कि मतलब मुझे रोज़ कम से कम 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और ना कोई 8 घंटे की जॉब नहीं, टोटल 12-12 13-13 घंटे का काम। ट्रैवल कर करके अलग अलग ट्रांसफार्मर्स पे जाना है, उनकी रेटिंग्स निकालनी है, और ये सारा इलेक्ट्रिकल का कोर काम करना है ये मैनुअल काम, मतलब आप जाते थे? पूरा। या आप ओह। मानोगे नहीं, मैं सोलर पैनल्स जो ऊपर रहते हैं ना, जैसे वो उस पे लगे होते हैं, क्या कहते हैं, पार्किंग्स के ऊपर, वहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के जाता था इतनी धूप के अंदर, और वहाँ जाके उनकी रीडिंग निकालना और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, और वो भी 200-200 किलोमीटर रोज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा उसमें वे जो खर्चा होता था खुद का होता था नहीं, जाने का? कंपनी देती थी खर्चा, अच्छा। लेकिन पहले अपन को अपनी जेब से देना पड़ता, फिर कंपनी रिम्बर्स 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 करके। वाला था। वो इतना धूप में इतना काम हुआ, पूरा मैं काला हो गया पूरी तरीके से, मेरा वेट लूज हो गया काफ़ी सारा ऐसा करके। तो मैंने सोचा यार ये जॉब तो मेरे लिए नहीं है। 18,000 मिल रहे थे? 18,000 मिल रहे थे, लेकिन मतलब पॉसिबल ही नहीं था। और फिर मैंने देखा, मैंने वहाँ पे कहा कि यार नहीं, मेरे दिमाग में था मेरे को ऑन साइड मिल जाएगा, मैं मेहनत करूँगा तो ऐसा वैसा करके। मैंने इंटरनली बात करी क्या है सिस्टम ऑन साइट का, ऐसा कितने टाइम में मिलता है। सेम कम से कम उन्होंने ये बताया कि आपको एक कंपनी में 5 साल कम से कम काम किया हुआ होना चाहिए, अगर बाहर जाना है, बाहर जाना है, दुबई स्पेशली? दुबई जाना है, तो आपको उस कंपनी में 5 साल काम किया हुआ होना चाहिए। और उसमें भी मतलब लोगों की लाइंस होती है बेसिकली जो ऑलरेडी ऑन साइट जाना चाहते हैं, तो उनमें से फिर छटनी होती है, फिर उनमें चांस मिलता है। और उसमें भी 5 साल बाद मैंने बात की लोगों से, तो दिक्कत ये थी कि 5 साल बाद भी लोग ये सेम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लो आप मैनेजर बन गए तो आपको साइट्स पे नहीं जाना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आप अंदर ऑफिस में बैठ के मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं था। आपको फिर भी साइट्स पे धूप में जाना है और वो सारी चीज़ें का कोर काम करना है। तो वो सोच के मैंने तो मान लिया कि यार भाई ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अभी भले ही कर लूँगा ये चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जॉब बाद में रहती है। एज बढ़ती है, चीज़ें बिल्कुल बदलती हैं, हर चीज़ सेम नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कितना समय बिताया भाई आपने? मैंने वहाँ पे सिर्फ 3 महीने काम किया। 18,000 वाली नौकरी भी आपने बाय बाय बोल दी, हाँ क्योंकि इतना किलोमीटर कवर करके आप जा रहे हो, रीडिंग लेने जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, अरे यार इट्स वेरी हेक्टिक था चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा, हेक्टिक। बहुत ज़्यादा था। तो फिर नेक्स्ट हाँ तो ये था आईटी मेरा। में कैसे आए? आईटी में कैसे आया मैं बताता हूँ इसको, देखो इसके बाद भी कोई कंपनी ज्वाइन करी? ना ना ना, अच्छा, बस यहाँ पे इतना आपने था। आपका बस। हाँ फिर मेरा हो गया, कोटा मेरा पूरा हो गया भाई, कोर कंपनी में समझ में आ गया क्या है पिक्चर क्या नहीं है। हाँ। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने जॉब वॉब सब छोड़ के मैं घर चला गया विदाउट एनी ऑप्शन। अच्छा, कोई जॉब ऑफर नहीं हाथ में, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को लगा यार ये काम तो मेरे लिए नहीं है। कोटा चले गए? कोटा चला गया। अब वो पता है मैं क्यों सोच के गया, मेरी ब्रांच के कुछ लोग थे, उन्होंने आईटी कंपनीज इन्फोसिस टीसीएस आई थी, उसमें इंटरव्यू दिया और उन्होंने वो ज्वाइन कर ली। ओके। उनको कोडिंग का सी भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी वो अच्छी तरीके से वहाँ सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि वो लोग के कुछ ट्रेनिंग और वो भी देते हैं बूट initially। कैंप, हाँ इनिशियल बूट तो कैंप वो होता है। लोग, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी मेरे से, जबकि मैं उनसे पढ़ने में अच्छा था, बाकी चीज़ों में भी अच्छा था, सारी चीज़ मेरी कम्युनिकेशन उनसे बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इतना लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैं घर चला गया बिना किसी ऑप्शन के ऐसा करके।
घर पे बताया होगा आपने, हाँ। ऐसी सिचुएशन थी, जॉब छोड़ दी। मैंने घर पे ये हुआ कि घर वाले सपोर्टिव हैं स्टार्टिंग से ही ना, वेरी नाइस। तो मैंने सीधे बताया यार ये काम ऐसा ऐसा है, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा है कुछ, और मैं राइट। इतने पे रहूँ। घर वालों ने सीधा बोला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर आ जा, कुछ और देखेंगे। बेसिकली मेरे चाचा हैं, वो फाइनेंशियल सीधे बोला। कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उसके भी घर बावजूद वालों ने आपको हिम्मत दी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सीधा करके, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मतलब मैंने ये सोचा कि यार इतनी चीज़ें हैं, उसके बाद भी अगर घर वाले ये कुछ सब चीज़ें बोल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं घर चला गया, ठीक है। मैं घर पे जाकर के मैं 2-5 दिन बैठा ऐसे करके। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं एक दिन ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, ठीक है। मैं बस सोच ही रहा था खाना खाने के बाद कि अब क्या करना है, आगे कैसे जाना है, किस फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ, कोर में तो नहीं जाना है मुझे, ऐसा करके। तो मेरे घर के पास में ही एक भैया रहते हैं बेसिकली, मैं अच्छा। उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उमेश भैया, अगर वो देख रहे होंगे से ठीक है। तो वो भैया रहते हैं, वो मेरे पास में आए, उन्होंने मेरे से ये कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल क्या हो गया, कुछ गुमसुम रहता है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो मैंने उनको अपनी सारी चीज़ें बताई कि भैया मैंने ऐसा ऐसा ये सब किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो अब मुझे पता नहीं मैं करियर में क्या करूँ। उस टाइम तो मेरा दिमाग ऐसा था ना, मतलब आप मानोगे नहीं, जो भी आईटी वाले लोग ऑफिस में बैठ के जॉब करते थे, मुझे ये मतलब एक वही लगता था, ड्रीम के जैसे ही लगता था कि यार कितनी बढ़िया जॉब होगी इनकी आईटी में, मतलब ऑफिस में जाना है, कहीं भागना दौड़ना नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है, ऐसा करके। लेकिन पॉसिबल नहीं लगता था कि हो पाएगा। तो उन भैया ने मुझे उस टाइम पे बताया कि भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ, उन्होंने उन्होंने बेसिकली अपनी स्टोरी मुझे बताई। उन्होंने 5 साल कोर में काम किया था एक प्लांट के अंदर, उनकी सैलरी वही 25-30 हज़ार रुपये कुछ थी। तब उनको आया कि यार अब मेरा इससे नहीं हो पा रहा, उन्होंने 5 साल वेस्ट किए। फिर उन्होंने एक कॉल सेंटर में स्विच किया, फिर कॉल सेंटर से उन्होंने सपोर्ट रोल में स्विच किया। तो अभी वो सपोर्ट में काम करते थे, बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट में। तो वो घर से रिमोट वर्क था उनका। उन्होंने बताया कि भाई मैंने 5 साल वेस्ट करने के बाद भी मैंने अभी सिर्फ 3 कंपनी स्विच करी है, मेरी सैलरी अभी कुछ 50 हज़ार रुपये है, और मैं घर से काम करता हूँ। और उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल मैं तुझे बोल रहा हूँ, कुछ मत सोच, सीधा आईटी में स्विच कर ले, अच्छा। और तू मुझे थैंकफुल करेगा बाद में जाकर के कि तूने तेरा ये डिसीजन बनाया। वहाँ पे जाके देखो सारी लाइफ मिलेगी, मतलब खेलने कूदने को मिलेगा, सारी चीज़। उन्होंने बताया मैं इन्फोसिस में, हम आधे टाइम तो हम लोग बाहर वॉलीबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, काम तुमको सिर्फ 8 घंटे करना है, ये करना। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, प्लस तुम्हारा इंक्रीमेंट मिलेगा, तुमको हर तुम कंपनी स्विच करके सैलरीज बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं आईटी में जाऊँ कैसे, कौन से फील्ड में। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल देख, मेजर जो फील्ड्स आईटी के अंदर होती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तेको या तो तू फ्रंट एंड सीख, बैक एंड सीख, या तेको कुछ और सीखना है, फॉर एग्जांपल तेको डेटा एनालिसिस में जा सकता है। उसके अलावा तेको अगर बिजनेस एनालिसिस करना है तो वो सीख सकता है। और अगर तेको नॉन टेक मतलब करना है कि मुझे कोडिंग नहीं करनी, ये सब नहीं करना है, तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीख ले, टेस्टिंग सीख ले, ये सारी चीज़ें। मतलब उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए ताकि आपका दिमाग खुले। हाँ, ऑप्शंस दे दिए। ऊपर ऊपर से उन्होंने बता दिया ये फील्ड्स होती हैं, ऐसा ऐसा होता है। मैं उसी टाइम घर पे गया, मैंने गूगल यूट्यूब सब कुछ करना चालू किया। मैंने पढ़ा कि बेसिकली क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं जिनके अंदर मैं घुस सकता हूँ, ओके ओके। क्या क्या पॉसिबल है। तो और मैंने ये भी देखा कि मैं किस किस चीज़ में अच्छा हूँ कि मैं वो जा करके वो जॉब ले सकता हूँ, ऐसे करके। राइट। तो उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी स्टार्टिंग से। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि बेसिकली मैं डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ, उसके अलावा थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग भी है। तो ये सब 2-3 चीज़ें देख करके मैंने सोचा कि, और मैंने मतलब स्पोर्ट्स में भी था तो काफ़ी टीम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरीके से करी थी। तो मैंने देखा कि मैंने 3-4 फील्ड्स की वो बनाई, बेसिकली डेजिग्नेशंस की लिस्ट कि क्या क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने देखा यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, उसके अलावा अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा अपना ये टेस्टिंग हो गया, ये सब हो गया, ऐसे करके। और डेटा एनालिस्ट हो गया, ऐसे करके। बेस्ट जो उन सब में से लगा मुझे बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट, जो मेरी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैच खा रहा था। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि अब मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है। मैं गया यूट्यूब पे, सारी जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ पढ़ा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा कैसा है, क्या क्या लगेगा उसके थोड़ा लिए। यूट्यूब से आपने आइडिया ले लिया कि इस फील्ड में क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। करेक्ट करेक्ट, ओके। सारी चीज़ें, स्किल्स उसमें क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें पढ़ा, वहाँ से बहुत पढ़ना अच्छा। स्टार्ट किया। मात्र मैंने सिर्फ 10 दिन लिए होंगे वो सब चीज़ें पढ़ करके, वो सब करने के लिए, सब रेज्यूमे में ऐड किया। और 10 दिन के बाद मेरे पास 3 ऑफर थे आईटी कंपनीज के। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। मतलब आपने अपने आप को रेडी किया, एंड एक्सपीरियंस तो था नहीं, वो पढ़ने वाले नॉलेज के बेस पे आपने रिज्यूमे में डाला हाँ, और अप्लाई किया। बस। कहाँ अप्लाई किया भाई? मतलब मैं ओवरऑल सब जगह अच्छा, हर अप्लाई जगह कर रहा अप्लाई था। करते हाँ, थे। ऐसा कुछ नहीं कि यही अच्छा। सिटी में चाहिए, ऐसा चाहिए। अब तो पहले तो जो मुझे आईटी में कोई जॉब देते बस मैं वो ज्वाइन कर लूँगा, ऐसे करके। तो फर्स्ट जॉब लगी मेरी जयपुर में। जयपुर में? अच्छा। जयपुर में लगी। कितने पैसे दिए? 20,000 रुपये। अरे सही है भाई। ठीक है, 20,000। 12,000, 18,000, 20,000। 20,000 रुपये हुए। फिर पहली चीज़ तो ये हुआ, जब मैं पहले दिन गया वहाँ पे ऑफिस में, ऑफिस कल्चर देखा, ठीक है, अंदर सारे लोगों को बैठे हुए देखा, ठीक है, वो पेंट्री देखी, पहली चीज़। सो दिस वाज योर फर्स्ट आईटी जॉब? फर्स्ट आईटी जॉब थी। आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, हम लोग मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स बनाते थे क्लाइंट्स के लिए। तो ये था।
तो मैंने वहाँ पे देखा कि भैया ठीक है, पहली चीज़ तो लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी काम कर रही है, पेंट्री है आपके पास वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप मतलब वो कॉफ़ी का भी कॉफी है, मशीन सारी चीज़ें, वगैरह, टेबल हाँ जी। टेनिस की टेबल है ये। देखा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बढ़िया। भावनाएं जो उस टाइम रही होंगी। मतलब उस टाइम ऐसे लगा यार ये तो मतलब क्या, मतलब जो एक सोचा था एक टाइम पे वही हाँ सारी जी। चीज़ें हो गई। अब तो इसमें तो भले ही कुछ भी जॉब कराए मुझसे वो मैं तो कर हाँ, लूँगा। मतलब एक ना जो आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे अब आईटी कंपनी में ही जाना है, वहां तो आप पहुंच गए, वहाँ मैं थोड़ा पहुँच पढ़ के रिज्यूमे में डाला और आपको मौका मिल गया। हाँ, कितना टाइम बताया ये जयपुर वाली कंपनी में? 1.5 साल मैंने अच्छी तरीके से काम यहाँ किया। आपने एक लंबा पीरियड बताया, हाँ, तो 1.5 साल में 20,000 से कहाँ तक पहुंचे? देखो 1.5 साल में मैं उस कंपनी में 20,000 पे ही था, ठीक है? ऐसा कोई अच्छा। इंक्रीमेंट का उसमें नहीं था, मतलब इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं दे रहे थे, मतलब जैसे 30,000 रुपये कुछ वो करने की बात कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन मुझे था कि मुझे सैलरी तो बढ़ानी है कैसे भी करके, क्योंकि चीज़ें देनी है और वो सब चीज़ें करना है। तो मैंने थोड़ा बाहर अप्लाई करना स्टार्ट किया ऐसे करके। अब आपके दिमाग में है कि आप इंडिया से बाहर ट्राई करते हैं? अब इंडिया में नहीं, इंडिया के हाँ, बाहर। हाँ, तब मेरे दिमाग में यह है कि यार देखो मैं अगर यहाँ से स्विच भी करता हूँ 20,000 से तो मैं कितना ही चला जाऊँगा। हम्म। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 पे चले जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा तो मुश्किल है, डबल से ज़्यादा तो और कितना ही कोई देगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ पाऊँगा ऐसा करके। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए ऐसा करके, तो मैं सोचा या तो मैं उस टाइम पे भी कंफ्यूज था कि या तो यूएस चले जाऊँ, वहाँ से कुछ मास्टर्स कर पढ़ाई लूँ, कर लूँ। पढ़ाई कर लूँ। पहले तो मैंने यूएस और दूसरी कंट्रीज़ में जॉब देखना चालू किया। तब ये चीज़ समझ में आई कि यूएस में और यहाँ पे कोई डायरेक्ट जॉब तो तुमको देगा नहीं, नहीं तुमको देता, कुछ मास्टर्स चाहे डिग्री तुम लिंक्डइन पे कितनी अप्लाई कर लो। नहीं आता। अंटिल अनलेस अगर आप वहाँ हो तो अलग बात है। हाँ, अगर वहाँ हो तो अलग बात है, इंडिया में बैठ के तो बहुत मुश्किल है। हम्म। सीधे सब लोगों का एक ही जवाब आता था कि भैया मास्टर्स डिग्री वहाँ करनी पड़ती है, वो आप करोगे, फिर वहाँ से आप जॉब अप्लाई करना और वो कर सकते हो। हम्म। मास्टर डिग्री देखा यूएस में, यूनिवर्सिटीज़ का कुछ देखा, 40 लाख 45 लाख रुपए फीस लग रही थी वो सारी इतना चीज़ें। लगता है? 50 लाख रुपए तो आप मान के चलो, अगर आप 50-60 लाख रुपए अगर आपको बाहर से करनी है। हाँ, ऐसा करके तो उतनी फीस लग रही थी। तो अब वो तो था नहीं देने के लिए, ऑलरेडी चीज़ ख़राब थी। तो सोचा और क्या ऑप्शंस कर सकते हैं ऐसे। फिर आया दिमाग में दुबई, ठीक है? दुबई में देखा कि भाई मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए, मतलब मास्टर्स डिग्री कोई वो नहीं चाहिए। मैं जॉब्स के उससे जा सकता हूँ। 2 तरीके थे, या तो मैं यहाँ से बैठ के जॉब पे अप्लाई करूँ, सेकंड तरीका ये था कि मैं वहाँ पे जाकर के विजिट वीज़ा पे जाऊँ और जॉब सर्च करूँ। तो भाई जो आपने 20,000 रुपये वाली नौकरी ज्वाइन करी जयपुर में, हुँ। फर्स्ट आईटी कंपनी जिसमें आपने 1.5 साल बिताया, इसके बाद भी आपने कोई इंडिया में जॉब करी है या इसके बाद ही आप सीधा दुबई चले गए? नहीं, इसके बाद ये था कि मैं कुछ मतलब मैंने इसमें 1.5 साल ख़त्म कर दिए कंपनी के अंदर, तो अच्छा। मैं जॉब स्विच करने का देख रहा था कैसे अच्छा, करूँ, यहाँ कैसे से करूँ। आपने शुरू भी कर दिया था बाहर देखना? बाहर अच्छा। देखना, और फिर मेरा इंडिया में भी हुआ कंपनी अच्छा में, हुआ, बेसिकली ओके। रिमोट जॉब मुझे मिली। मिली। उन्होंने 50,000 रुपये मुझे वो दे रहे थे। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट में ही? बिजनेस एनालिस्ट में ओके। 50,000 रुपये दे रहे थे, अच्छी रिमोट जॉब थी सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं वो कंपनी ज्वाइन करने जा ही रहा था उससे पहले मेरा दुबई का ऑफर आ गया। बहुत अच्छा। तो यार, आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, अगर हम दिमाग में डाल लें कि मुझे वहाँ जाना है, आपके एक्शन भी वैसे हो जाते हैं, ये वर्क करता है? आपके केस में करिए इसलिए पूछ रहा हूँ। 100% करता है। सही बोल रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर लो उस चीज़ को। यार ऐसा होता है ना मैनिफेस्टेशन में कि आपके दिमाग में वो चीज़ सुबह शाम घूमती रहती है कि भाई अगर ये चीज़ मुझे करनी है, आप कोई सोते जागते आप देखोगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगी कि यार मैं कैसे करूँ, वहाँ जाने के लिए क्या करूँ, कौन सा अप्लाई करूँ, अभी मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं। मैंने पूरा अपने दिमाग में बना लिया था कि देखो मेरा दुबई में कोई जान पहचान का नहीं, बिल्कुल, यही एक मैं भी इस कुछ भी पॉइंट पे नहीं आ है। रहा था। और उस टाइम तो ऐसी बातें भी चलती थी ना कि मतलब मूवीज़ पे आ रखी थी एक दो ऐसी ऐसी कि दुबई में किडनैप कर लेते हैं लोग, ये सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे, ये सब चीज़ें थी। कोई जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अप्लाई तो करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा 2 महीने 3 महीने, अगर नहीं होता है मेरा तो मेरा है कि मैं रिस्क लूँगा, विजिट वीज़ा लूँगा और अच्छा। वहाँ अकेला जाऊँगा और जा कर के सारी चीज़ें करूँगा। फिक्स था ये मेरा कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जाना तो है ही। हम्म। क्योंकि कहीं और कंट्री जा नहीं सकते, यहीं जा सकते, तो यहाँ जाना है, भले रिस्क हो या कुछ भी हो। तो जयपुर वाली कंपनी में 1.5 साल बिताया आपने और 20,000 रुपये सैलरी थी, बट उस दौरान आपने काम करते करते अप्लाई करना शुरू किया। हाँ, भाई देखो, इतना आसान तो नहीं रहा होगा जितना अभी आप हमें लग रहा है अभी आपसे बात करते हुए। तो आप कहाँ अप्लाई करते थे, कितना आपने अप्लाई किया, कितना टाइम अप्लाई किया, और कब जाके आपको एक मैसेज आता है कि हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं? देखो ये था कि इंडिया से जब मैं वहाँ से स्विच कर रहा था ना, तो पहली चीज़ तो मैं अपने ये नौकरी इंडिया हो गया, ठीक है, नौकरी इंडिया पे अप्लाई करता था। फिर मैं दुबई के लिए ये अपना नौकरी गल्फ करके है ओके। और इंडीड करके है और लिंक्डइन वगैरह पे भी करते लिंक्डइन होगे पे ना? भी करता था। वहाँ भी काफ़ी। ये 3-4 पोर्टल थे बेसिकली जहाँ पे मैं मेजरली अप्लाई किया करता था। तो मुझे नौकरी इंडिया से ही वही इंडिया वाला ऑफर आया, बेसिकली 50,000 वाला रिमोट जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, ये कंपनी कहाँ थी? ये बैंगलोर की कंपनी थी, लेकिन अच्छा, रिमोट था, मेरे ये को घर से रिमोट आपको, ये फर्स्ट जो कंपनी के बाद जो हाँ, आपको सेकंड घर से ही करना था अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली, करके। ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं ज्वाइन करने ही वाला था उनको, लेकिन उसी के बीच में बेसिकली मेरा ये दुबई के लिए आ गया और मैंने अप्लाई, आप मानोगे नहीं,
मेरे को दुबई के लिए जो फर्स्ट कॉल आया वो नौकरी इंडिया से आया था। Okay. क्योंकि ऐसा होता है, नौकरी इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स और ये सब लोग बैठे होते हैं जो दुबई के लिए हायर करते हैं। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि दुबई की जॉब्स के लिए आपको सिर्फ नौकरी गल्फ पे जाके अप्लाई करना है या फिर इंडीड पे जाके अप्लाई करना है। नहीं, आप नौकरी इंडिया पे भी करो। मोस्टली केसेस में वहाँ से होता है, वहाँ से आता है। तो कितने टाइम से आप ये दुबई के लिए अप्लाई कर रहे थे? मैं कम से कम मैंने 3 महीने अप्लाई किया था मतलब कंसिस्टेंटली, लगे रहा 3 महीने। और ये था कि यार और कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास, अप्लाई तो करना है, यही एक। ज़्यादातर रिजेक्ट ही होता होगा। रिजेक्ट कॉल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। इवन ईमेल का रिजेक्शन भी नहीं आता था। ठीक है, तो वही अप्लाई करते जाओ तो सोचो कब वो मत। मोमेंट आया राहुल जब आपको एक ईमेल आता है, जी हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए, और ये रिमोट अभी आपको ऑफर ही आया था खाली, हाँ। या तो आप वही ज्वाइन करते? हाँ, मैं आप वही करता अगर उसी मेरे को बात नहीं पे आता चलते। तो। हाँ जी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे को नहीं आएगा वहाँ से, मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँगा, इसमें कुछ काम भी करते जाऊँगा और अप्लाई भी करते जाऊँगा, ऐसे करके। तो लेकिन उसी के बीच एक दिन ये ऐसे हुआ कि मतलब मैं ऐसे ही घर पे ही था, मेरे पास एक ईमेल आता है नॉर्मली कि भैया, ईमेल पे नहीं, फ़ोन आया दुबई नंबर से अच्छा, सीधे। ठीक है, तो मैंने देखा ये नंबर कहाँ का, मुझे तो पता भी नहीं था दुबई नंबर का है वो। हम्म। 9+971 से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने उठाया, तो वहाँ हबीबी कम टू दुबई। ऐसा ही था। पहले तो लगा कोई मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है ऐसा करके ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि भैया वी रिव्यूड योर प्रोफाइल ऑन नौकरी इंडिया ऐसे करके, एंड वी सॉ ऑल ऑफ योर स्किल सेट्स एंड एवरीथिंग एंड वी वांट टू हैव अ इंटरव्यू विद यू। आप तो भाई पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं बाहर था उस टाइम पे, मैं गाड़ी से उतरा, एक क्यों मैंने रुका कि रुको बात करते हैं ऐसे करके। सही सही। फर्स्ट एक ही कॉल आया 3 महीने में। वो बट कर वो एक कॉल ने पूरी काया पलट कर दी। 50,000 छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 2 लाख छोड़ो, आज जिस नंबर पे आप हो, अपनी फैमिली को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो, जो आपने सपना देखा था, वो आप वहाँ तक पहुँच पाए। समझते हो उस जर्नी को और अच्छे से। तो कॉल आता है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है फिर? हाँ, इंटरव्यू शेड्यूल होता है। उन्होंने मतलब बेसिकली 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ मेरे उस टाइम पे लिए थे। ओके। और उस टाइम मेरा माइंडसेट ऐसा था कि भाई एक ही कॉल आया मेरे पास, ये करो या मरो वाला है, वापस नहीं आएगा मेरे पास कॉल, मुझे निकालना है कैसे भी करके, कुछ भी करके। ठीक है, फर्स्ट कॉल हुआ, नॉर्मल बातचीत हुई, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, जाना उन्होंने क्या मैंने पहले काम किया है, कैसा किया है, ये सब नॉर्मल था। सेकंड कॉल में उन्होंने मुझे बेसिकली टास्क दिया करने के लिए। उस टास्क में उन्होंने मुझे ये करने के लिए दिया कि उनकी करंट बिजनेस प्रोसेसेस कुछ थी, तो उन्होंने वो बना रखी थी, मुझे उनको इम्प्रूव करना था, कैसे मैं उनकी बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सब करके। तो मैंने पहले उनका डॉक्यूमेंट समझा, उन करंटली कैसे एचआर ऑपरेशंस काम कर रही है, फाइनेंस टीम कैसे काम कर रही है, और प्रोक्यूरमेंट ये सब लोग कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या गैप्स है वो मैंने खुद ने आइडेंटिफाई किए। और मैंने एक उनको बेसिकली फ्लो चार्ट वो बना करके, आप मानोगे नहीं, मैंने उनको 4 बजे रात को बना करके भेजा, क्योंकि मैं वो पूरे दिन, जिस दिन कॉल आया ना, मैं उसी दिन पे रिसर्च करना आपने शुरू कर दिया। दिया। ओके ओके। मैंने 4 बजे रात को उनको वो भेजा। तो अगले दिन मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मेरे को सबसे पहली चीज़ ये बोली कि हमको सबसे अच्छी आपकी ये बात लगी कि आपने हमको ये रात को, इतनी रात को जग करके ये कंप्लीट करके भेजा। बेसिकली मैंने सोचा भी नहीं था वो बोलेंगे, बट उन्होंने बोली ये चीज़, क्योंकि मेरे को तो कंप्लीट करके भेजना था, मैंने भेजा था। तो ये उन्होंने आपके टाइम की रिस्पेक्ट करी, आपने करके दिया, करके कमिटमेंट दिया। पूरी करी। ये था, उनके टाइम से पहले ही मैंने उनको वो करके दी थी। नाइस। फिर थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा, कौन कौन से टूल्स पे काम करते हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा, ये सारी चीज़ें पूछी। तो ऐसा करके, या फिर लास्ट में वही एचआर, कोई कोडिंग राउंड नहीं हुआ? नहीं कोडिंग राउंड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे से सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट में ये पूछा कि बेसिकली उनको ऐसा चाहिए था जो उनकी करंट की जो बिजनेस प्रोसेस है उसको सुधार सके, प्लस अभी आईटी में मतलब उनकी कंपनी को डिजिटलाइज कर सके और ज़्यादा। तो उन्होंने इस तरीके से पूछा कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करते हो, उसके अलावा फॉर एग्जांपल वायर फ्रेमिंग के लिए क्या यूज़ करते हो, फ्लो चार्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, राइट। और आपको अगर कल को जाके कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है, टीम मैनेज करना है, तो आप कैसे करोगे। सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आता है कि मान लो किसी आपको टाइट डेडलाइन पे आप काम कर रहे हो, आप कैसे मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ें, वो था ऐसा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, तो क्लियर हो गया। हाँ वो राउंड फिर वो क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कि भैया राहुल बधाई हो, ठीक है हम आपको ऐसे चाहते हैं ऑनबोर्ड करना, तो आप बता दो कब से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे तो ये सीधा मतलब रिलोकेट होना था दुबई, या फिर कुछ टाइम इंडिया काम करके फिर आपको दुबई जाना था, नहीं, या डे 1 से ही? उनका था डे 1 से आपको दुबई में यहीं पे चाहिए, हम लोग ऐसा करते हैं। तो भाई फिर मन में आया घर छोड़ना पड़ेगा, फैमिली, मुश्किल होता है थोड़ा, या आप प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए नहीं, कि मेरा दिमाग में ये था कि जाना तो मुझे है ही, मुझे पता है कि फैमिली, देखो ये था कि मैं अगर वो छोड़ के रावतबाड़ा छोड़ के कहीं बैंगलोर भी जाऊंगा तब भी फैमिली को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा अगर मैं बाहर उतने ही जा सकता हूँ, थोड़ा अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा वो था कि मुझे वो करना है। तो वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने लिया, और कहानी अलग है। तो या उन्होंने फिर इस तरीके से बताया। फिर उसके बाद से जब इसके पीछे ये भी था कि जब उन्होंने मुझे बोला कि भैया हाँ आपका ऐसा है, हम लोग ऑफर लेटर रिलीज़ कर रहे हैं आपके लिए, आप कब से ज्वाइन कर पाओगे बताओ। ओके। तो जब उन्होंने मुझे ऑफर लेटर रिलीज़ किया, तो उस टाइम पे मेरा ये था कि
पहले चीज़ तो थी यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा हो गया है ऑलरेडी वहाँ पे ना, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है आपको इंडिया में बैठ करके दुबई में जॉब लेना। बिल्कुल मैं, पर ये है यार आपका ना, आपका माइंडसेट, आपने जैसे कहा ना, जो अगर तुमने जो सोच लिया है उसमें तुम लगे हुए हो, समय लगेगा, अच्छा खासा लगेगा, बट वो टाइम आएगा। आपके केस में आया ना। क्योंकि मैं पता ये चीज़ क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 4 साल हो गए काम करते हुए, मैं देखता हूँ कंपनीज खुद क्या करती है ना, मेजरली वो ये छाटती है जो बंदा यहाँ पे बैठे हुए हैं विजिट वीज़ा पे हैं वो है, वो पहले उनको फिल्टर उनको आउट। फिल्टर और वो भी करेगी, क्यों सही करती है? बात है। क्योंकि उनके लिए उनको अकोमोडेशन और अकोमोडेशन की कॉस्ट और उनका वीज़ा चेंज की कॉस्ट, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी सीधे, और इंटरव्यू जो है वो ऑफिस में बुला करके हो सकते हैं। इसीलिए वो मेजरली वहाँ पे बच्चे छाट लेती है, फिर वहाँ नहीं मिलते हैं तो फिर इंडिया में छाटना चालू करती है, और फिर वो भी इंडिया आपकी से प्रोफाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ, आउट कुछ ऑफ आपने बॉक्स। किया हो, इंटरेस्टिंग हो तो आप बैठ गई, तो वो फिर होकर के फर्स्ट कॉल आता है, और तब आपके ऊपर आप कैसे इंटरव्यू निकालते हैं और वो सब। कितना एक्सपीरियंस, अगर एक इंसान जो इंडिया में एक इंजीनियर काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए उन कंपनीज के लिए कि हाँ वो बुला सकते हैं आपको, मिनिमम? मिनिमम टू मिनिमम 5.5 साल से 6 साल, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको बुला सकते हैं। आपको बुला सकते हैं, कम चांसेस। होगा तो चांसेस कम रहते हैं, आपके केस में कम देखो, था? 6.5 पे भी बहुत कम चांसेस हैं, अच्छा। क्योंकि उतना ऑलरेडी उनको वहाँ से मिल जाएंगे। और पता है मेजरली दिक्कत यह है कि दुबई में ना सिर्फ इंडियन नहीं आ रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, हाँ जी, फिलीपीन, सब कुछ, सब सारी आ रहे जनता वहाँ पे आ रही है। तो इतने सारे अलग अलग टैलेंट है, सबकी इतनी स्किल्स होती है, सारी चीज़ें होती है, तो उन्हीं में से पहले सारी छटनी होने के बाद फिर आपको यहाँ पे से कॉल आते हैं और यहाँ पे से चीज़ें होना चालू होती है। हम्म। मेरे केस में ये था, मैंने 1.5 थोड़ा साल। आपका, मैं कहूँगा मेहनत, लक, वो लगे रहना, वो वहाँ से फिर कितना ऑफर दिया भाई उन्होंने, पहली कंपनी ने आपको? इंडियन रुपीज़ में मेरे को कुछ 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिले, पर मंथ सैलरी? पर मंथ सैलरी मिली। भाई 12,000 से स्टार्ट किया था, 12,000 की सैलरी से स्टार्ट किया, 18,000, 20,000, हाँ। 1.5 साल काम किया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वो 1.5 साल ने काफ़ी कुछ सिखाया होगा ये इंटरव्यू बहुत निकालने के लिए। बहुत कुछ, बहुत। और वहाँ से सीधा 1.5 लाख रुपए सैलरी, इंडियन रुपीस। हम्म। क्या रिएक्शन थे घर वालों के? और जो आप कह रहे थे थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब थी। मतलब सब लोग तो खुश हो गए काफ़ी ज़्यादा, सबको ऐसा लगा कि हाँ यार, जो चीज़ें स्टार्टिंग से सोच रहा था वो चीज़ कर ली ऐसे करके। तो था, अब मेरा मेन ये था कि चलो मैं कम से कम पहली चीज़ टैक्स नहीं भरना है मुझे वहाँ पे जाके। हाँ, ये पूरा डेढ़ ठीक लाख है, आपका है? पूरा मेरा आई है। थिंक 5% वेट होता है कुछ। ना, कुछ भी नहीं देना कुछ है, नहीं, पूरा आपका। पूरा मेरा है। हम्म। पूरा का पूरा पैसा अपना है, और उसमें आप जितना अपने हिसाब से सेव करना चाहो आप अपने हिसाब से उतना सेव कर सकते हो। ये था, तो मेरे लिए वो था, मैं यार ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं इंडिया में 10 रुपए कमाता हूँ, 4 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा हूँ सीधा। वही तो दिक्कत थी यहाँ पे भी, मैं भी यही आ रहा था, अगर मैं स्विच करूँ भी यहाँ पे, मैं 1 लाख रुपए भी कमाऊँ तो आधा पैसा तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो कैसे बचाऊंगा मैं और कैसे करूँगा। तो भाई आप इस कम, फिर ये जो आपका प्रोसेस था वीज़ा का, वहाँ जाने का, फ्लाइट्स का, हाँ, कंपनी ने किया? कंपनी ने सारा उठाया, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने बस ये चीज़ करी कि मैंने कंपनी की प्रोफाइल चाहिए लिंक्डइन पे, और मैंने सर्च करना चालू किया कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि ये भी रिस्क लेना ही था एक तरीके से, कि कोई भी कंपनी बुला ले और कोई कुछ मतलब किडनैप कर ले, कुछ भी कर ले। तो मैंने देखा कि भैया ठीक है, कंपनी मेरे को जेन्युइन लगी, थोड़े बहुत लोग हैं काम कर रहे हैं, फिर मैं सोचा अब रिस्क लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हाँ कर दिया। कंपनी ने मेरा वीज़ा, कंपनी ने मेरा टिकट, स्टार्टिंग का मेरा अकोमोडेशन, स्टे, सारी चीज़ अपने हिसाब से मैनेज करी, मैं कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो फ्लाइट में बैठते हो, हम्म। फ्लाइट उड़ती है। अच्छी चीज़ पता है क्या यार, दुबई पास में है। हाँ। बैंगलोर अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, थोड़ा 1 घंटे बाद आपका दुबई है, उस अगर आवर्स वाइज बात करें, 3 घंटे की फ्लाइट, 4 घंटे आप दुबई पहुंच गए। हाँ, जब दुबई में लैंड करे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पहली बार गए होगे आप, क्या वो एक्सपीरियंस था? बहुत ही तगड़ा था मतलब। एक तो आप पहले कुछ सपना देखते हो ना, और वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा हो रहा होता है। क्योंकि मेरे को दिमाग में ये पता था कि ठीक है यार, मैं अगर दुबई में अभी कम भी सैलरी कमा रहा हूँ ना, लेकिन मेरे पे इतना था, मैं आईटी में घुस चुका हूँ, मेरे पास स्किल सेट आ गई है, मैं स्विच करके कहीं ना कहीं निकल सकता हूँ, इतना मुझे पता था। लेकिन मेन मेरे लिए मुश्किल था दुबई में घुसना, और वो मैं घुस गया। ठीक है, तो पहली बार हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, बेसिकली वहाँ पे मैं अकेला ही था। एयरपोर्ट से बाहर निकला, बाहर निकलते ही सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कार, ये सारी चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग बड़ी बड़ी कार दिख रही होंगी। बहुत कुछ। और मैं रात को पहुंचा था वहाँ पे, है ना। ओके तो ओके। मैंने वहाँ से कैब ली, कैब लेकर के हम जा रहे थे, तो पूरा का पूरा दुबई मतलब ऐसा दिखता है लाइटिंग के अंदर कि पूरा एकदम लग्जरी बना रखा है एक तरीके से दिखने के उससे। मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ, मैं भी गया था, मैंने वो सारे विजुअल्स देखे, मेरे को अभी मेरे दिमाग में है। नीट एंड क्लीन, हाँ, बहुत ज़्यादा, तब मतलब पता नहीं चलता डिफरेंट था। टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आप ऐसे देखोगे ऐसे देखते रहोगे। वही वही वहीं से, और इतना साफ, इतना सब बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, और सब अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं, सब सब कुछ अपनी लेन चीज़ें हो में, रही है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है कोई फालतू हॉर्न नहीं का। बजा रहा है, कोई शोर नहीं है। आपको पहले वेटेज मिल रही है, अगर रेड लाइट है तो, लाइक रेड लाइट नहीं भी है हाँ तो वो रुकेंगे, पहले आप जाओगे, फिर हाँ, उसके बाद वो लोग वो जाएंगे, भी जो मैंने देखा। पहली बार ही देखा था मैंने भी, खुद वहाँ पे गया। मतलब जब भी कुछ क्रॉसिंग आता है, सारी गाड़ियाँ पहले रुक जाएंगी, हाँ फिर जी। पहले उनको क्रॉस होने देंगे, चाहे आप कोई भी हो,
उनको पहले क्रॉस होने देंगे तभी वो आगे जाएंगे, नहीं तो वही फाइन, और कोई सिग्नल नहीं तोड़ सकता, बहुत बड़े बड़े फाइन से सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें देखी, फिर तब समझ में आया यार ठीक है कुछ तो कर लिया लाइफ में, हाँ। और अब कंटिन्यू करना है, अब खुल तो गया है मतलब। तो भाई पहुंच गए दुबई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अब ऑफिस जाना है, हाँ, तो पहला दिन होगा, पहुंचे ऑफिस, क्या था वो एक्सपीरियंस? उसमें भी देखो ये हुआ, मेरा ऑफिस था, उन्होंने मेरे को पहले के लिए कुछ मतलब 1 महीने का कुछ अकोमोडेशन भी दिया कि आप अच्छा। आराम से सेटल हो जाओ, सब कुछ कर लो ऐसा करके। मतलब 5 स्टार 4 स्टार कुछ होटल था वो, अपना ये नोवोटेल ही था। अच्छा, तो उसमें एकदम बढ़िया होटल, सारी चीज़ें सब कुछ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पिछली किसी भी कंपनी में ऐसा सब कुछ नहीं मिला है। एक तो आप दुबई आ रहे हो, ऊपर से इतने अच्छे होटल में रह रहे हो, खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से था, तो काफ़ी अच्छा लगा वो करके। फिर उसके बाद ऑफिस जाना चालू किया। ऑफिस में जब पहले दिन गया मैं, तो पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि पूरी कंपनी में अलग अलग कंट्री से लोग, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई फिलीपीन दिख रहा है, हाँ जी। कोई कहीं और से आया है, कोई मतलब इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, सब अलग अलग लोग। अरे वहां जब मैं गया था ना अभी, तो बार्बर शॉप थी, हाँ, तो एक तरफ शाहिद अफरीदी, एक तरफ विराट कोहली की। वही वही वही। दुकानों पे ऐसी फोटो लगी हुई है, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक नाइट लाइफ भी है वहाँ पे। नाइट लाइफ भी है बहुत, और देखो दुबई में ऐसा है कभी नाइट होती ही नहीं है, हम्म, पूरे रात भर सब कुछ चालू रहेगा, काम चल रहा है। काम चल रहा है पूरे रात। हम्म, आप कभी भी निकलोगे ना 3 बजे, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब कुछ अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, कहीं नहीं, पूरे दुबई में हर जगह लाइट्स हैं, सारी दुकानें हमेशा चलती रहती है, सुपरमार्केट कभी भी जाके कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब पूरे दिन चालू रहती है सारी चीज़ें। तो फिर कंपनी में आप गए, ऑफिस कैसा था? बहुत बढ़िया ऑफिस, लास्ट ऑफिस था उससे बढ़िया। ठीक है, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ मैं भी। सोच डेवलप हो रही है। सोच के ऐसे भी हो सकता है, ये भी ऐसा हो भी हो सकता है। सकता है। थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब ऊपर वेलकम किया उन लोगों ने हाँ आपका। वेलकम किया, 8-9 फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, तो वहाँ से नीचे की पूरा दिखता था सब और भी कुछ, बड़ा बड़ा दिखता होगा बड़ा बड़ा। एकदम। तब आ गया कि भैया हाँ अब तो आ गए थोड़ा सा। तो फिर वहाँ से हाँ कंपनी ने एचआर ने ओरिएंटेशन वो सारी चीज़ें करवाई, सबसे मिलवाया, सारी चीज़ें करी, नाइस नाइस। तो प्रॉपर हो गया कि भैया हाँ अब तो कुछ। 1.5 लाख रुपए सैलरी, कितना समय बिताया आपने इस कंपनी में? उस कंपनी में मैंने 1 साल 2 महीने के आसपास कुछ बिताया, हम्म, ऐसा करके। ये बिजनेस एनालिस्ट का कोर रोल था। बिजनेस एनालिस्ट क्या का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मेन टूल्स की बात करते हैं, ठीक है। क्या आपने सीखा वहाँ पे नया? स्टार्टिंग में मैं गया जब, तो मेरे को उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, वो मुझे उनका पढ़ना था, उनकी करंट प्रोसेस कैसी है वो सारी समझनी थी पहले, और उनमें कुछ गैप्स फाइंड आउट करने थे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता था बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स पूरा ओके। का पूरा। तो मैंने पहले एज इज फ्लो बनाया उनका, बिजनेस एनालिस्ट में बेसिकली यू हैव टू मेक एज इज फ्लो एंड टू बी फ्लो, टू गैप्स फाइंड आउट करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने वो एज इज फ्लो बनाया कि करंट उनका कैसा प्रोसेस है, और एक टू बी फ्लो बनाया कि कैसा होना चाहिए उसके अंदर, सारी सारी अपनी तरफ से रिसर्च करके क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है वो सारी चीज़ें करके। उसके बाद उनको मेरा वो काम पसंद आया, और फिर दूसरी बार उन्होंने, मेरा दूसरा काम ये हुआ कि बेसिकली कुछ टूल्स उनको बनाने थे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ही, बेसिकली कुछ हज़ार रिपोर्टिंग ऐप्स और ये सारी चीज़ें बनानी थी, बस उनके पास इंटरनल टीम नहीं थी बनाने के लिए। तो मैंने खुद ने वो फ्रीलांसिंग में टीम हायर करी, उन टीम्स को मैनेज किया, उनसे पूरा काम करवाया, सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ चीज़ें मैनेज करी, और प्लस खुद से प्रोटोटाइप डिज़ाइंस भी बना करके दिए। बेसिकली बालसामिक भी अपन यूज़ करते हैं, फिग्मा हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ से मैं खुद रेफरेंस और ये सब चीज़ें शेयर करता था, नाइस। और फिर ये सब बना करके पूरा उनको ऐप का सब कुछ बना करके दिया। उसके अलावा ये भी थी कि अब देखो दुबई में ना आपको मोस्टली कंपनीज ऐसी मिलेगी जो डिजिटलाइज होना चाहती है। अच्छा। इंडिया में आपको बहुत सी आईटी कंपनीज दुनिया भर की मिल जाएंगी सब, दुबई में ऐसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड आईटी कंपनीज है वहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड। और जो भी बट वो आना चाहते हैं। आना चाहते हैं, और पैसा है उनके पास। पैसा है खूब है, और जो भी दूसरी कंपनीज हो गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में हो गई, ये हो गई, वो सब डिजिटलाइज होना चाहते हैं। ये कंपनी भी वैसी थी, उनमें सब कंपनी के अंदर मैनुअली चीज़ें होती थी, बट उनको था कि हमको कंपनी डिजिटलाइज करनी है, सब कुछ अब ले जाना है क्लाउड पे, बेसिकली ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर मैंने उनका पूरा डेटा है सब कुछ माइग्रेट करवाया हमने, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 लिया, और वहाँ पे जितना भी डेटा था सब शेयर पॉइंट पर डाला। कुछ मैंने वहाँ पे डेटा एनालिसिस काम भी किया, बेसिकली डेटा पाइपलाइन, डेटा वेयर हाउस, ये सब चीज़ें बनाई वहाँ पे, और जो जो था सारा का सारा डेटा डाल करके ऑटोमेट किया उनका पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से। पावर ऑटोमेट पे भी काम किया मैंने वहाँ पे, नाइस। तो ऑटोमेशन टूल्स थे उन पर भी मुझे काम करने को मिला। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें स्किल्स मैंने वहाँ पे सीखी अपनी तरफ से, खुद जितना सीखी, खुद पीओसीज करी। सब कुछ खुद, नाइस। ये सब कुछ खुद। मतलब मैं जाता था यूट्यूब पे, जाता था सारी चीज़ें कि ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल कुछ वो मुझे सिर्फ ये बताते थे हमारी ये प्रोसेस है, हमको ये ऑटोमेट करना है। अब वो कैसे करना है मैं खुद जाकर रिसर्च करता था, कौन सा टूल लगेगा, उसको कैसे सीखना है, सारी चीज़ें। वो उनको तो पता भी नहीं था कि पावर ऑटोमेट कुछ हो सकता है। मैं खुद जाकर के सीखता था, वो सब बना करके उनको देता था, तब उनको लगता था हाँ यार कुछ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी तक हो ही नहीं सकता, उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन कुछ नया कोई बंदा कर करके दे रहा है तो कंपनी को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और ये सारी चीज़ सीखी, बहुत कुछ सीखा मैंने उस कंपनी में भी अच्छे तरीके से। देखिए जी, एक बात तो समझ आ रही है, राहुल की जर्नी से इतना आसान नहीं था, बट कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की, लगे रहे उस चीज़ में, पहुंच भी गए, 11 महीने वहाँ बिताए, काम भी ठीक ठाक किया,
और एक सीखने की भूख, वो बहुत ज़रूरी है। आईटी के अंदर ना आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो अब मुझे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको पढ़ते रहना है आगे ग्रोथ के लिए, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा यही है कि मेन, अगर आपको है कि मुझे कहीं पे पहुंचना है तो आपकी स्किल आपको हमेशा ब्रशअप करती रहनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं आ गया दुबई, मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, अब इसमें मैं अच्छे से चल रहा है, काम चल रहा है नहीं। इवन तो आपको उस स्किल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपको रोल के लिए उस चीज़ की आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है, आप उसको सीखना चालू कर दो। क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव है, सारी चीज़ें आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा, और यही एक रास्ता है। क्योंकि इंडिया में ना मिक्स ऑफ रूल है, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट। हाँ कुछ कुछ कंपनी में मिक्स चलता है, पाइथन ही मांगते हैं, सिक्वल बिल्कुल मांगते हैं। बिल्कुल आपने अपस्किल किया इन चीज़ों में फिर? ये यही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में बिजनेस एनालिस्ट के लिए मैंने अप्लाई करना चालू किया ना, हर जगह ये लिखा हुआ था कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए मतलब बेसिकली दो रोल होते हैं। देखो, एक बिजनेस एनालिस्ट, एक बिजनेस एनालिटिक्स होता है, लेकिन हाँ जी। मार्केट में इसको इतना वो कर रखा है ना कि कंफ्यूज कर रखा है कि बिजनेस एनालिस्ट में भी आप देखोगे कई रोल लिखा हुआ है बिजनेस एनालिस्ट, उसके अंदर वो मांग रहे सीक्वल, पाइथन और टैब्लू आना चाहिए, हाँ पावर जी, पॉइंट हाँ आना जी, चाहिए, हाँ ये सब जी, एनालिटिक्स वाली चीज़ें मांग रहे हैं, जो बेसिकली एक बिजनेस एनालिटिक्स या फिर डेटा एनालिस्ट करता है। हाँ जी। तो ये है, लेकिन उस टाइम मुझे भी क्लियर नहीं था, मैंने सब सीखना चालू किया। मैंने जाकर के पाइथन सीखी बेसिकली, उस अच्छा, हाँ नमपाई पांडा ये सारी चीज़ें उसके अंदर ये सीखी। दुबई जाके? नहीं, इंडिया पहले में, इंडिया में? इंडिया में, अच्छा, इंडिया अच्छा। में, क्योंकि पता नहीं था कैसे जाऊँ बिजनेस एनालिस्ट के अंदर भी ना। तो ये जो जो बता रखा था वो सब सीखना चालू किया, यूट्यूब से जाकर के सब सीखा मैंने, इंडिया में पाइथन तो भाई कहते सब सब ले लो इस बंदे हाँ से। बस ऐसा ही। दुबई में ऐसा नहीं था, इंडिया में था ये चीज़। हाँ, तो दुबई आपको ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड लगता है इंडिया से? कह सकते हैं हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेड तो है दुबई, इंडिया के हम्म। कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा। हम्म। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपको एक रहेगा रास्ता कि आपको ये डेजिग्नेशन है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही आपका रहेगा, और ये फिक्स रहता है वहाँ पे। हम्म। वहाँ इंडिया में ऐसा था कि वो बिजनेस एनालिस्ट से ये चार पांच चीज़ें मांग रहे हैं। एक रोल पे बोल रखा है बिजनेस एनालिस्ट को पाइथन आनी चाहिए, सीक्वल आनी चाहिए, हम्म। टेब्लू आना चाहिए। दूसरे रोल पे बिजनेस एनालिस्ट ही रोल है, उस पर बोल रहा है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन के डेटाबेस। कंफ्यूज थे। तो मेरे पास, मैंने सब सीखना चालू किया, मैंने डेटाबेस भी सीखा, सीक्वल भी सीखा, बेसिकली पाइथन भी सीखा मैंने। उसके अलावा मैंने ये विजुअलाइजेशन टूल भी सीख डाले, पावर बीआई, टेब्लू, ये सारी चीज़ें, और वायर फ्रेमिंग के टूल भी सीख डाले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लिया। जो भी था अपने तरफ से सब कुछ करके रख दिया ऐसे करके। तो वो मेरे, लेकिन काफ़ी मेरे लिए हेल्प किया उसने ना वो, क्योंकि जब मैं पाइथन सीख रहा था, मैं सीक्वल सीख रहा था, मैं जब दुबई आया तो इन्होंने मुझे बोला कि हमको कुछ प्रोसेस ऑटोमेट करनी है। तब मेरे था दिमाग में कि भैया हाँ, टेक्निकली चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होता है, इतना थोड़ा था। तो फिर मैंने जाकर के सीखना चालू किया क्या क्या टूल्स हैं। जैसे मैंने देखा पावर ऑटोमेट है, बेसिकली वो नो कोड टूल है एक तरीके से, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का चाहिए रहता है, किस तरीके से काम कर रही है बट चीज़ें। पाइथन का थोड़ा आपको आइडिया है, थोड़ा हाँ प्रोग्रामिंग आपको हाँ, समझ आने लग गई थी। उस टाइम से मुझे समझ में आ गया था कि कोड कैसे काम करता है, किस तरीके से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उतना टेक्निकल मैंने समझ लिया था। तो उमेश जी खुश थे? उमेश जी तो बहुत कुछ थे। उमेश जी को लगा नहीं था कि एकदम से इतना हो जाएगा। मतलब उन्होंने, मैंने पहली जॉब बताई मेरी इंडिया में लग गई आईटी में, तो उनका लगा हाँ अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि 1 से 1.5 साल बाद मैं दुबई जा रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई मेरा भी जुगाड़ लगा दे। कहाँ रेज़्यूमे भेजूँ बता। जहाँ से डायरेक्शन मिली वहां से आपको एक आइडिया मिला, आप निकल गए, बाद में उन्होंने भी कहा चलो जी मेरा भी देख लेना। हाँ ऐसा ही वेरी था। नाइस यार। मेरे को लगता है कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस लगे रहिए। हाथ पैर मारते रहो, सिंपल सी हम्म। बात ये है। बस हाथ पैर मारते रहो, तभी चीज़ें चेंज होंगी। और अगर ऐसा सोच के बैठोगे कि मैं बस अभी चल रहा है जैसा चल रहा है और चीज़ें हो जाएंगी, तो वैसा नहीं हो पाएगा। 11 महीने फिर आपने इस कंपनी में बिताए, जो आपकी पहली कंपनी थी दुबई की। हम्म। 1.5 लाख रुपए सैलरी आपको मिल रही थी, तो हाँ, पैसे बढ़े थे 11 महीने बाद? नहीं उसके बाद ये हुआ कि देखो दुबई के अंदर एक और मेजर चीज़ है। दुबई के अंदर बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है अच्छा, मोस्टली कंपनीज में। तो जो पैसा मिल रहा है वो फिक्स है? वो फिक्स है। उनकी कंपनी को अगर मन करेगा, उनका अगर थोड़ा बिजनेस सही चल रहा है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो इंक्रीमेंट देंगे, नहीं तो कोई इंक्रीमेंट नहीं सेम मिलेगा। सैलरी पे काम करोगे? मोस्टली कंपनीज में ये यही एक नई चीज पता चली। ओके। है, मोस्टली कंपनीज में यही है। अच्छा, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये था कि जब भी मैंने 1 साल खत्म किया तो अपन खुद जाकर के कंपनी से मांगते हैं कि भैया मैंने 1 साल काम ये एक किया, प्रोसेस मुझे बना है, हर साल एक बना है। इंक्रीमेंट हो, चाहे 2% हो, तीन हाँ परसेंट हो, सब कुछ, 7% हो। हाँ सब जी। कुछ। वो इंडिया में ये फिक्स है कि भैया हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा, इतना इतना होगा। दुबई में ऐसा नहीं है, कोई कंपनी का इंक्रीमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। कंपनी के हिसाब से है। आपका 2 साल का वीज़ा लगता है, अगर कंपनी का मन किया 1 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ाएगी, लेकिन मोस्टली कंपनी में नहीं होता है। आप जा करके उनसे बात करो, लड़ो, ये सब करो, तो पे भी चांसेस है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोसेस कोई नहीं। हम्म। तो फिर आपको 11 महीने बाद ये सामने से कोई कंपनी आती है दुबई की, या फिर आप तो अपने फ्लो में काम कर ही रहते, सीख मैं रहे थे? वहाँ पे काम किया, मैंने वहाँ पे भी कुछ 1 साल, 2 महीने, 3 महीने काम किया अपनी फर्स्ट दुबई की कंपनी में। ठीक है, एक बहुत साल से ऊपर कुछ, काम किया। बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे, सारी चीज़ें करी। तो फिर इंक्रीमेंट की बात आई 1 साल। अब माइंडसेट तो इंडिया वाला था कि भैया 1 साल खत्म होने के बाद हाँ जी, हाँ इंक्रीमेंट जी, मिलेगा। इतनी राइट। मेहनत करी है मैंने वहाँ पे भी खूब, मतलब आप मानोगे नहीं, ऑफिस से जाने के बाद भी घर पे नीड नहीं थी, लेकिन मैं खुद भी काम करता था खुद से सीखने के लिए, और क्या नया लेके जाऊँ कंपनी में, क्या दिखा उनको, इस तरीके से।
लेकिन इंक्रीमेंट का एचआर की तरफ से साफ आया कि भाई हमारे तो कोई इंक्रीमेंट की पॉलिसी नहीं है, वो तो कंपनी के ऊपर है, जब भी फाउंडर डिसाइड करेगा कि देना चाहिए तब दिया जाएगा, ऐसा करके। राइट। तो मैंने देखा फिर यार फिर तो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि चीज़ें तो सॉर्ट आउट करनी है अपन को। इसमें काफ़ी मेरी हेल्प उस कंपनी से हो रही थी, चीज़ें सबको हाँ देना जी, लेना पैसा करना है। बिल्कुल जो वहाँ से आ रहा होगा, फैमिली के पास भी आप हाँ, दे रहे होगे। सब कुछ दे रहा था मैं, मोस्टली पैसा सेव कर्जा कर। भी था आप कह रहे थे। हाँ, मतलब फैमिली के ऊपर था बेसिकली। हम्म। पापा का मतलब वही कोविड की वजह से बिजनेस थोड़ा वो हो गया था, उसकी वजह से हम्म। तो काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया था सर पे। हम्म। तो वो देना लेना वो सारी चीज़ें करनी थी। तो अभी ये फर्स्ट जॉब से मतलब मैं मेरी कम से कम आप मानो 60-65-70% सैलरी सेव करता था ऐसा करके, और घर पे भेजता था और चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा था। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, सबकी देना लेना सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। हम्म। लेकिन ये था कि अगर मैं उसी फ्लो से जाता तब भी मुझे कम से कम मान लो आप 3-4 साल लग जाते चीज़ें ख़त्म करने में। ऐसा मेरे को उतना टाइम देना नहीं था। मतलब अगर आप इसी कंपनी में रहते तो कुछ साल आपको और बिताने होते जो भी अपना ये सब क्लियर करने के क्लियर लिए। करने के लिए। हाँ, बट डेट आपने सारा कहा क्लियर। नहीं जी। नहीं जी, इतना 3-4 साल तो नहीं दे सकते अपन को, कैसे भी करके 2 साल 2.5 साल में चीज़ें ख़त्म करनी है ऐसा करके। तो फिर मैंने देखना चालू किया कि क्या हो सकता है ऐसा करके। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब मैंने सिर्फ मुश्किल से मान लो आप उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ 15-20 दिन ही अप्लाई किया होगा, ठीक वहीं है। के पोर्टल पे। हाँ, वहीं के वहाँ पे देखो, अब जब आप दुबई में एक बार आ जाते हो तो मेन पोर्टल जो वहाँ पे काम करते हैं वो है बेसिकली इंडीड और आपका ये लिंक्डइन और एक नौकरी गल्फ। ये है, मैं नौकरी कर, अच्छा। सिर्फ ये 3 पोर्टल है जो मैं फॉलो करता हूँ, और कभी कभार नौकरी इंडिया पे जा करके अपडेट कर देता हूँ ये करके। लेकिन मेजरली मैं इंडीड से अप्लाई करता था और लिंक्डइन से अप्लाई करता था ऐसा करके। अब देखो, मैं जब दुबई में आ गया ना तब मेरा था कि ठीक है अब अपन को और आगे बढ़ना है, तो उस टाइम से मैंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी काम करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। मैंने पूरा कंटेंट पेस्ट करना, प्लस मैं क्या क्या सीख रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, डालना शुरू रोज किया। रोज अपडेट कि मैंने आज क्या सीखा, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। उसकी वजह से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं सब मुझे फॉलो करने लग गए मेरे कंटेंट वेरी की वजह नाइस, से। क्या बात है। सब कुछ करके, और कमेंट्स में भी उनके आ रहे हैं कि भैया हमको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ पोस्ट करते जाओ, ऐसे बताते जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल, और जो ऐसा कुछ भी फेक नहीं, जो भी रिलेटेबल जो है, है जो सो भी है, हाँ जो है जो वो भी है। मैं कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कुछ कंपनी के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल पे काम कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हुआ, फिर हमने उसको कैसे किया, ये सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पे बताता था, लर्निंग्स। लर्निंग्स के बारे में। और क्योंकि जितने भी बिजनेस एनालिस्ट और दूसरे लोग हैं वो भी ये चीज़ें फेस करते हैं, उनके डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ें आती है, तो हाँ वो जी। बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग गए उन सब चीज़ों से। तो मेरी प्रोफाइल वहाँ से भी अब जाने लग गई। तो फिर वो सब हुआ, फिर होने के बाद फिर मेरे को वहाँ से दूसरा ऑफर मिलना ये चालू हुआ। कैसे मिला ये नौकरी लिंक्डइन, पोर्टल? नहीं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के थ्रू आपको। वो अच्छा, यहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि आप दुबई हाँ में हैं या इंडिया में हैं, हाँ, वो पहला क्योंकि आप आता है। वहाँ थे, हम्म, इसलिए शायद वेटेज आपको मिला होगा। मैं दुबई जाते ही मेरे लिंक्डइन पे पहली चीज़ दुबई डाल दी थी सबसे पहले। सब छोड़ो, पहले दुबई डालो। सबसे पहले रेज्यूमे हर जगह अपडेट कर करके दुबई दुबई, और दुबई का फ़ोन नंबर ये लो अब इस पे कॉल करो पहले फ़ोन नंबर नहीं होता था हाँ तो जी, हाँ उनको फिर जी। कंपनी फ़ोन कर नहीं पाती थी। हाँ, तो भाई आप फिर इंटरव्यू होता है यहाँ पे, आप हाँ अपनी पुरानी दुबई वाली जो कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी, उसका हाँ एक्सपीरियंस बताते हो उनको। हाँ उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। हाँ। तो किस डोमेन में थी ये कंपनी? आईटी कंपनी थी अच्छा। बेसिकली, वो लोग ब्लॉकचेन और एआई पे काम करते थे। नाइस। तो उस पे वो डोमेन मेरे लिए नया था ऐसे बिल्कुल। करके, लेकिन निकाला मैंने इंटरव्यू कैसे तैसे करके सारी चीज़ें, उसका भी एक प्रोसेस था। हम्म। फिर वो होने के बाद उस कंपनी में मेरे को जॉब मिली। कितने पैसे दिए भाई? उन्होंने मेरी सैलरी कम से कम वो बढ़ा दी थी, 100% हाइक थी, 120% कुछ हाइक दे दी थी उन्होंने मेरे तो को। 3 लाख हाँ इंडियन रुपीस। हाँ हाँ, उसका। तो भाई मैं नंबर्स रिपीट करता हूँ: 12,000, 18,000, 20,000, 1.5 लाख और फिर 3 लाख। यहाँ चीजें और बदली। हाँ, मेरा एक सवाल है आपसे, दैट डिसीजन टू मूव टू दुबई, राइट, कितना चेंज हुआ लाइफ में आपकी? क्या इंडिया में रह के आप इस नंबर तक पहुंच पाते? नॉट पॉसिबल। 3 लाख तो मुझे नहीं लगता मैं उस नंबर पे जा पाता, मे बी ये अगर। पूरे 3 लाख आपके हैं, हाँ, इसमें टैक्स? कुछ नहीं है इसमें, किसी और का कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा ही था, ठीक है। तो इंडिया में ये था कि यार मैं शायद किसी कंपनी में 10 साल 12 साल मतलब स्विच स्विच कर करके जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तब जा करके इस नंबर पे पहुँच पाऊँगा। या फिर कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैंने निकाल ली, उबर उबर हो गया और दूसरी जोमेटो मेटो कुछ, तब भी लेकिन बहुत मुश्किल था। सेम कंपनीज में आप देखो TCS में, बाकी कंपनी 3.2 LPA ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे दोस्त हैं आप मानोगे नहीं, 3.2 LPA मेरे साथ कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था उनका। 3.2 LPA उनका पैकेज था। अभी 5 साल हो गए, उनका पैकेज है 5.6 LPA, 6 LPA, ये पैकेज है साल का। मैं आई कैन रिलेट। तो मैं भी वही पर होता हूँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो, हम्म। बट आपने उस सिस्टम से हटकर सोचा। और यहाँ कितना समय बिताया आपने? इस कंपनी में मैंने 1.5 साल कुछ काम किया
ऐसे करके 1 साल 2 आपने 3 पूरा एक मोमेंटम 1 साल 2 महीने मैं देखो ये करता था कि मैं 1 डेढ़ साल काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर मैं पूरी मेहनत करता हूँ उस टाइम पे उस कंपनी में, फिर मैं देखता हूँ कंपनी मेरे मेहनत के लिए मुझे उसके बाद इंक्रीमेंट दे रही है या नहीं दे रही, या मेरा उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसा करके पर जो भी ड्यूज थे अब वो अब आप पैसा आ और रहा है, ज़्यादा सेटल होने फ्लो लग गया। बना है तो वो ज़्यादा आप जल्दी चुका पा रहे होगे। हाँ, वो सारी चीज़ें होने लग गई। तो भाई यहाँ पे सीखने को मिला। बहुत नए डोमेन में गया मैं, नया डोमेन सीखने को हम्म, मिला। देखो, दुबई के अंदर मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ करी है कि यहाँ पे है ना, कोई कंप जितनी मेजरली कंपनीज है वो नीश में हायर करती है बहुत सारी। कोई बोलता है हमको ई कॉमर्स डोमेन चाहिए, कोई बोलता है हमको ब्लॉकचेन डोमेन चाहिए, कोई बोलता है कि भैया हमको बैंकिंग डोमेन चाहिए, ऐसा। हम्म, इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जब मैं जो नौकरी अप्लाई करता था, ये सारी चीज़ अप्लाई करता था ना, मैं जनरली बिजनेस एनालिस्ट रोल्स के लिए करता था। कोई भी कंपनी आ गई, कोई भी, वो सब रख लेती थी अपन को, सारी चीज़ें होती थी। यहाँ बहुत ही नीश मार्केट है। हम्म, आपके पास उस डोमेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो कंपनी आपको एंटरटेन करेगी, तभी उस कंपनी में आप घुस पाओगे। हम्म। तो ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर बिजनेस एनालिस्ट ही रोल था, बट हाँ, थोड़ा सा एआई और ब्लॉकचेन की टूवर्ड या चीज़ें ये, समझना, हाँ, उसके हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना। बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना, पूरी मार्केट रिसर्च करना, प्लस अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है कंपनी के अंदर, उनके खुद के प्रोडक्ट्स थे बेसिकली। पाइथन सीक्वल यूज़ किया आपने? नहीं, वहाँ पे ज़रूरत वहाँ नहीं पे पड़ी। यूज़ अब जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जो क्लियर था ना, वो मैं एज ए टेक्नो फंक्शनल बीए आगे बढ़ रहा था। मेरे को जो करना था मैं वही कर रहा था। मेरे को कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें काम पर करती हैं। बातचीत वाले काम में आप ज़्यादा बातचीत वाले काम में मैं हैं, जाता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ आ जाते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया बेसिकली मेजर काम अच्छा। वो, और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा मेजर काम हो गया। और हम्म, वो सारा मेरा मेन काम आता है, जो ही मुझे स्टार्टिंग से करना था। देखो, मेरा स्टार्टिंग से ये फिक्स था कि यार मुझे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी नहीं जाना है कि मुझे सिर्फ कोडिंग कोडिंग करनी पड़े पूरे दिन, और मुझे फंक्शनल भी नहीं रहना है कि भाई मुझे टेक से रिलेटेड ही नहीं रहूँ। हाँ मेरे को जी। टेक्नो फंक्शनल बनना है कि हम्म, मुझे उस चीज़ की भी नॉलेज हो, मुझे इस चीज़ टेक की भी भी नॉलेज और हाँ हो, दोनों चीज़ की। नहीं अच्छा है ये, तब बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो अपने आप पे हम्म, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। जो आपके थे वो आपके लिए प्लस पॉइंट था। तो यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आ गई, पर इंक्रीमेंट यहाँ भी नहीं था। नहीं था किसी कंपनी में नहीं है। हाँ, ये एक पैटर्न मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ राहुल से बात करके कि फिक्स पैटर्न है, जो मिल गया फिक्स वो आपका पैटर्न फिक्स है, है। बस वही फिक्स है। वो डिसाइड करेंगे जब उनको करना हाँ, होगा, ये नहीं कि साल हो गया तो जी अब आपका इंक्रीमेंट का टाइम है। जबकि ये तो, और बाहर की ये सारी कंपनी जो मैंने काम किया है, कोई भी इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं, सब बाहर की कंपनीज है फिर भी। और हम्म, जैसे इटालियन का फाउंडर है इनका, ये है, तो अच्छा। बाहर की कंपनीज है, इन्होंने दुबई में आकर के इनके ऑफिस तो सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो इंडियन कंपनी अगर मान लो यहाँ आके इंक्रीमेंट ना दे तो भी समझा जाता है, लेकिन हम्म, बाहर की कंपनी उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। हम्म, मोस्टली किसी कंपनीज में नहीं है यहाँ पे। और पता है यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मोस्टली लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन द सेंस कि आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, 1 साल के बाद अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस कंपनी में काम करोगे, हम्म। या फिर आपको कंपनी दूसरी देखनी पड़ेगी। वो भी फिर उसके बाद जो पीरियड है 3 महीने का ही होता है, अगर हम्म। आपको नहीं मिला फिर इंडिया वापस आ जाओगे। फिर इंडिया वापस आना पड़ता है, और फिर आपको विजिट वीज़ा लेकर के आप वापस आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन फिर वो जॉब सर्च करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ कुछ कंपनीज भी होती है दूसरी जो फुल टाइम रोल्स फुल देती है। टाइम रोल्स। फुल टाइम रोल में ये होता है, आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, 2 साल आप अच्छे से कंपनी में काम करते हो, उसके बाद कंपनी आपको रिन्यू करती है सब कुछ, कोई ढूंढना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा करके। इसके बाद फिर तीसरी कंपनी। हाँ। बहुत सही। कहाँ बस पहुंचे फिर यही भाई? है। फिर मतलब हो गया था, मतलब 50 LPA के ऊपर चला गया। तो जो अभी आपकी करंट कंपनी है यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया? इस कंपनी में मेरे को 6 महीने हो गए अभी काम अच्छा। करते हुए। ओके। और और क्या है डोमेन? डोमेन IT डोमेन है, बढ़िया अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली हम लोग AI प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ इस नाइस। करंट कंपनी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बेसिकली अभी तक की जितनी कंपनी थी सबसे ज़्यादा मैंने इस करंट कंपनी में मैं सीख रहा हूँ सारी चीज़ें, पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड, सारे अजाइल बिजनेस एनालिस्ट में काम अरे करता हूँ। नाइस। स्प्रिंट कॉल्स, रेट्रोस्पेक्टिव कॉल्स, स्टैंड अप पर यहाँ कॉल्स, पे मिक्स लोग होंगे ना, कोई पाकिस्तान से पूरा कोई। मिक्स है, पूरा का पूरा पूरा। पाकिस्तान है? नहीं नहीं, पूरा मिक्स है, मिक्स, अच्छा। अलग अलग जगह के हैं सारी चीज़ें। नाइस नाइस। तो कितना भाई नंबर कहाँ तक पहुँचा? वो 50+ है। अरे वाह, वेरी नाइस। सारा आप ही का है, सारा नो अपना, टैक्स। या पूरा का पूरा। बहुत अच्छे यार, वेरी इंस्पायरिंग। क्या वो एक माइंडसेट रहा जब इंडिया में थे और फिर वहाँ पहुँचे, तो अब वहीं सेट होना है। वैसे सिटीजनशिप तो वहाँ नहीं मिलती है, तो क्या सोचा है आपने? नहीं, सिटीजनशिप नहीं मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि कब जब तक आप कंपनी के साथ हो तो कंपनी आपका वीज़ा सब कुछ देखती है। आप कितने साल काम करो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब जब आप कंपनी स्विच करोगे तो हर बार कंपनी आपको वीज़ा देगी, सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब आप कंपनी मतलब आपने छोड़ दी, या कुछ भी रीज़न से कंपनी से आप चले गए, तो फिर आपके पास सिर्फ 3 महीने बचते हैं। उस 3 महीने में आपको जॉब सर्च करके दूसरी जॉब लेनी है, नहीं तो फिर आपको इंडिया जाना इंडिया पड़ता जाना है। पड़ेगा, फिर दोबारा ट्राई करो। विजिट वीज़ा पे आके ट्राई करना। बट आपने टिकना थोड़ी है, एक साल 2 महीने के बाद आप कहीं और नहीं जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा नहीं है भाई, करंट कंपनी भी देख रही है।
नहीं ऐसा नाइस नहीं है नाइस। अभी, मतलब ये है कि मैं कंफर्टेबल फिगर पे हूँ। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, सीख रहे हो, बस जो कंपनसेशन है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो ज्यादा मेन मैटर रीजन करता वही है। था। हाँ देखो जी। मैंने अभी तक है ना स्विच करने के मेरे दो रीजन थे। एक रीजन ये था कि कॉन्ट्रैक्ट रोल्स भी थे पहले मेरे, जिनमें अच्छा, एक एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था। तो स्विच करना ही था। बट आपको फुल टाइम मिलेगा तो वो आपके लिए करियर वाइज अच्छा है करियर ना। वाइज अच्छा है। हाँ, और विच दूसरी इज चीज़ ये गुड। थी कि जहाँ जो चीज़ें मैं मेरी पीछे 5 साल में ख़त्म कर पाता, अगर मैं उसको जल्दी भी ख़त्म कर पा रहा हूँ, राइट। तो वो मेरा मेन मोटिवेशन था। अभी मैं इस फिगर पे हूँ कि मैं आराम से अपनी सारी चीज़ें, सारे ड्यूज मैंने क्लियर हो गए। मतलब 90% 80% सब कुछ खत्म हो गया, बस बहुत थोड़ी अच्छा। बहुत चीज़ें हैं वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो मैं एकदम कंफर्टेबल फिगर पे भी कितने बैठा हूँ। साल के हैं अभी, इफ यू डोंट माइंड? मैं अभी 28 साल का हूँ। 28 साल के। तो अभी आपको दुबई में रहना है आगे? अभी देखो मेरा मेन मोटो दुबई में रहने का ये है कि मैं 2-4 साल और रहूँगा। मेन है कि थोड़ा एसेट्स और ये सारी चीज़ें बिल्डअप प्रॉपर्टी का करनी है। है, ये सब चीज़ें क्या करनी है। रेट है वैसे अगर 2 BHK वहाँ पे अगर मुझे लेना हो? देखो दुबई में ऐसा है कि ये सेगमेंट में जरूरी है गाइज आप लोग के लिए जानना, तो मैंने इसलिए रैंडम क्वेश्चन है पूछ लिया इनसे। हाँ, मैं स्टूडियो का बता सकता हूँ। स्टूडियो का बेसिकली आपको 50 55 60 लाख रुपीज़ में एक स्टूडियो मिलता है। उस स्टूडियो में आपका किचन होता है और आपका रूम होता है, और सही। वो सारा थोड़ा हॉल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इंडिया में रह के हम्म, प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ बिल्कुल और रेंट पे दे सकता हूँ। कितना रेंट होगा इस बिल्कुल। स्टूडियो का? आराम से आपका कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये रेंट आता है महीने का। और आप मेन बात ये है ना कि आपको कुछ भी अपने हिसाब से मैनेज नहीं करना है। वहाँ पे ब्रोकर्स कंपनीज होती है, रियल एस्टेट अच्छा, ब्रोकर, वो सब आपके लिए टेनेंट्स भी लाएंगे उनको आपकी पैसे देने प्रॉपर्टी पड़ेंगे में। बस मुझे? थोड़ा सा कुछ कमीशन देना पड़ता है उनको, ओके थोड़ा ओके। बहुत। और उसके वो टेनेंट्स भी खुद लाते हैं, आपको नहीं जा करके ढूंढना है कि कोई आकर के रह लो उस पर, वो लाते हैं। प्लस पर वो सेफ है सब कुछ? पूरा सेफ है, प्लस वो लोग आपकी प्रॉपर्टी मैनेज भी करते हैं कि कोई कुछ मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया में ये मैंने देखा था, मतलब मैं भी वहाँ पे भी सर्च कर रहा था चीज़ें, और मैं इंडिया में भी कर रहा था। लेकिन इंडिया में ये रहता है कि यार कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई भी टेनेंट आके कुछ भी कर दे तो उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती, वो सारी चीज़ें नहीं रहती। प्लस बार बार टेनेंट लाने का अपने सर पे होता है। दुबई में वैसा नहीं। प्लस रेंट तो देखो आप, 50 लाख में यहाँ कितना मिलेगा और वहाँ कितना मिल रहा है, इसलिए भाई आपको कितना टाइम हो गया दुबई में? मेरे को दुबई में 4 साल हो 4 साल हो गए। 3 ऐसी बातें दुबई की जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं इंडिया से। अह, पहली चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि दुबई में हर कल्चर के लोग आपको मिलेंगे। ओके। हर जगह से अलग अलग लोग आते हैं, आप उनके कल्चर को समझते हो, उनके साथ रहते हो, पता चलता है कि यार, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी। दुबई में आपको है ना फिलीपींस मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में तो कभी देखे नहीं थे क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ जाके फिलीपीन लोग मिले। इंडियंस जो होते हैं ना, वो मेजरली उनका माइंडसेट ये होता है कि हमको पैसे कमाने हैं, पैसे सेव करने हैं, फिर इंडिया में पाकिस्तान में जाके ये बनाना है, घर बनाना है, ये सब करना है। उन लोगों का टोटली वैसा माइंडसेट है ही नहीं। मेरे खुद भी फिलीपींस दोस्त है, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं बता पा रहा हूँ। उन लोगों का ये है, हमको पैसे कमाने हैं और हमको अपना लाइफ यहाँ पे बढ़िया से जीनी है, यहाँ पे मज़े करने हैं। और मतलब वो प्रेजेंट में जीते हैं। हाँ, उनकी सैलरी बहुत कम कम होगी, लेकिन एकदम वो खुश दिखेंगे, आपको इंजॉय करते हुए दिखेंगे। इंडियंस की सैलरी अच्छी अच्छी भी होती है, तब भी वो इतने इंजॉय करते हुए खुश नहीं दिखते। उनके दिमाग पे यही चलता रहता है, हमको घर पे ये भेजना है, हमको ये करना है, हमको घर बनाना है, ये सब करना है। वो लोग फ्री माइंडेड होते हैं, ये चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। उसके अलावा दूसरी, यहाँ आने के बाद आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है मेन है, क्योंकि आप ऑल द टाइम यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो और कहीं बाहर जाते हो आप, दूसरे लोगों से मिलते हो, प्लस थोड़ा क्या स्टैंडर्ड Standard ऑफ of लाइफ living। वो होता है ना, वो बहुत ऊपर चला जाता है इंडिया के कंपैरिजन में। इवन तो मैं आज यहाँ पे आया तो मतलब मैं 2 साल बाद आया हूँ अभी इंडिया में ना, हाँ हाँ। यहाँ पे आते ही सुबह इतना चेंज देखने को मिल गया। मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, अभी मैं वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ मेरा अभी। तो ट्रेनिंग क्लासेस वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ सिखाया जाता है। एक तो पहली चीज़ तो आप सीट बेल्ट के बिना गाड़ी नहीं चला सकते हो, चालू ही नहीं कर सकते हो गाड़ी। उसके अलावा आपको पहले ब्लाइंड स्पॉट्स देखने हैं, यहाँ वहाँ लेन चेंज करते टाइम ये सारी चीज़ें करनी है। तो पूरा एकदम सिस्टमेटिक वहाँ चलता है, कुछ भी नहीं। तो फाइन्स है बहुत, 11-11 लाख रुपए फाइन्स पड़ता है, ऐसा ऐसा फाइन बहुत ज्यादा है यार, बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा है। मैं जब गया था वहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ें कैमरास कैप्चर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें मतलब पूरी चीज़ें आपका सिस्टमेटिक। फाइन आपके घर आ जाएगा। आपके अकाउंट से कट जाएगा, हाँ ये भी है। सीधा का सीधा। उन्होंने ऐसा बना रखा है, सीधे आप एक जाओ, आप कुछ क्रॉस करो, सीधा आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो ये है। अब इंडिया में आया, मैं सुबह कैब बुक करी, मैंने कैब वाला कुछ नहीं लगाया, वो क्या कहते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया। जो साइड मिरर होता है वो बंद हो रखा है, और गाड़ी चला चलाते कभी यहाँ काट रहा है, कभी वहाँ काट रहा है। मैं एकदम से लग रहा है भाई कहाँ से कहाँ कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें थी, प्लस क्राउड यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे नहीं मिलेगा। बिल्डिंग्स वहाँ बड़ी बड़ी, बिल्डिंग्स प्लस साफ सफाई सब कुछ नीट चीज़ें एंड क्लीन तो है यार। पूरा का पूरा यार, मतलब वहाँ पे एक छोटा टुकड़ा नहीं देखोगे आप कहीं पे पड़ा हुआ, But- डस्टबिन है हर जगह, सब कुछ। बट राहुल अभी जो सिचुएशन है मिसाइल वगैरह अभी अभी सब ठीक है वहाँ पे काफी? अभी- क्योंकि इंडियंस हैं, एक उस टाइम पे बड़ी बड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, ये मिसाइल गिर रही है, ये वो काफी ज्यादा न्यूज में देख रहे थे। कितना वो ट्रू था? आप तो वहाँ थे। देखो ट्रू तो था। अच्छा ट्रू था। ये था कि जब ये चीज़ें हुई ना, तो मीडिया भी इसको सारा कवर करने लग गई, और इंडियन में मीडिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऊपर ऊपर करके भी बताई जाती है, तो घर वाले भी बहुत परेशान होने लग गए। और वहाँ पे ऑनेस्टली सारी चीज़ें हो भी रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही थी।
हमारी बिल्डिंग के ऊपर से हम लोग इंटरसेप्शन और वो सारी चीज़ें होते हुए देखते थे। ड्रोन वगैरह। ड्रोन, और मतलब वहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ से हमारी मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही है उनको, और उसके वजह से जो मतलब एक्सप्लोड हो रहा है उसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स के कांच हिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं, सर के ऊपर ये सारी चीज़ें होते हुए देखते थे सब कुछ। डर भी लगता था, क्या पता वहाँ से नीचे ही गिर जाए, कुछ हो जाए, और बहुत सारे जगहों पे गिरा भी ये सारी चीज़ें, बीच बीच में कंटिन्यूसली चलता भी रहता है। और मेन पता है डर कब लगता था, जब पहले ये सब चीज़ें चालू हुई वार, तो जब वार चालू होती है ना या ऐसा कुछ भी होता है तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से। आया था आपको? आया था अच्छा। एक बार स्टार्टिंग में, पहली बार आया जब, और उसमें लिखा रहता है कि भैया हम लोग जो ईरान की तरफ से या कहीं से कुछ जो मिसाइलें आ रही है उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, आप लोग घर के अंदर ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, सेफ नहीं है, ऐसा ऐसा करके। तो पहली बार जब देखा तो एकदम डर लगा, ऐसे बिल्कुल यार, करके आएगा, डर तो होगा। सारे लोग मतलब ऐसे बिल्डिंग से निकल करके बाहर भागे कि भैया क्या हो गया देखने के लिए, और ऊपर से वो मिसाइलें टकरा रही हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसा करके। तो अब धीरे धीरे रोज़ आने लग गया वो तो नॉर्मल बन गया कि रोज़ ही ये सब हो रहा है, मतलब आप मान लो 2000-3000 मिसाइलें आ रही हैं, टकरा रही है ऐसे करके। ऐसे दुबई के मेन शहर में हमारे ऊपर ऐसा गिरा नहीं, कुछ इंटरसेप्ट हो रही थी यूएई में, सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज कर ली बहुत अच्छी तरीके से। ये ईरान से आ रही थी ना? ईरान से आ बट रही। ये दुबई पे डायरेक्ट टारगेट नहीं था, ये यूएस। देखो इनका जो टारगेट था वो बेसिकली इनकी यूएस से ही थी, कंट्रोवर्सी जो भी चीज़ें चल रही थी सब यूएस से थी, लेकिन वो यूएस में डायरेक्टली मिसाइल इतने दूर नहीं भेज सकते थे। तो वो दुबई में, अबू धाबी में और इन सब चीज़ों पे डालने की कोशिश करे ताकि यूएस पे प्रेशर बढ़े। प्रेशर बने। यूएस के भी यहाँ पे बहुत सारे बेसेस और वो सारी चीज़ें हैं, तो दुबई प्रेशर बनाएगा यूएस पे, तो वहाँ पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये प्लान के हिसाब से उनका चल रहा था। अभी एक हफ्ते पहले ही जो अबू धाबी का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे भी उन्होंने मिसाइल गिरा दी, बताओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। मतलब अभी भी थोड़ा सा। हाँ, कभी भी कुछ भी आ जाता है ऐसे करके, हाँ। तो फिक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन बट बीच में एयरपोर्ट वगैरह भी शट डाउन हुए थे। एयरपोर्ट पे भी गिरा था ड्रोन, जो है वो एयरपोर्ट पे भी गिरा था, तो वो भी शट डाउन हो गया था। तो मतलब ऐसा थोड़ा रहता है रिस्क उस हिसाब से, लेकिन ये है कि अभी तक ऐसे बट सिक्योर, मतलब सेफ्टी है दुबई में। मैंने Safety देखा है है रात यार। को 2 बजे भी, जो मैंने सुनी है चीज़ें, इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया जब मैं गया था, इट्स सेफ। बहुत सेफ है, मेजर कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुई है, सारी चीज़ें हर टाइम वहाँ पे रहती है। तो अभी हम लोग रहे ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा टाइम बाद तो नॉर्मल हो गया, ठीक है जा रहे हैं, मिसाइल जा रही है, हो रहा है, क्योंकि हमको पता है नीचे नहीं गिरेगी, वो लोग मैनेज कर लेंगे, हाँ। तो इतना कुछ डर नहीं लगता था। तो अभी तो नॉर्मल, अभी तो ख़त्म हो गया चीज़ें, अभी इतना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा यार, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। पहले हम कोटा में थे वहाँ से दुबई गए, और आपके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, यही ग्रोथ माइंडसेट होता है कि आप ऑन द जॉब ही चीज़ें ज़्यादा सीखते हो। अदरवाइज़ तो आप फिर जब आप नहीं काम कर रहे हो तो फिर आप 2 दिन कर रहे हो फिर भूल जाओगे, 4 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। जब आप रेगुलर काम करते रहते हो तो वो एक्चुअल लर्निंग होती है, जो आपकी जर्नी में भी रहा। बिल्कुल। तो अब इस मोमेंट पे आप, जैसे अभी जिस स्टेज पे आप हो, फुल टाइम भी आपको मिल गया है, तो अभी आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपने एसेट्स वगैरह क्रिएट करनी है, हाँ। एंड उसके बाद फिर आप सोचोगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हाँ, मतलब मेरा भी ये है कि मेरे को थोड़े टाइम दुबई में रहना है हम्म। यहाँ पे। अभी थोड़ा स्टेबल भी हूँ मैं, कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, तो आराम से इस कंपनी में भी थोड़ा अच्छे टाइम तक रुकूंगा, सारी चीज़ें करनी है, और थोड़ा 2-4 साल रह करके फिर बाद में इंडिया शिफ्ट होना है। सही, थोड़ा पैसा अच्छे से जोड़ हाँ, के अपनी वेल्थ क्रिएट करके। बस ये है। पैसा कितना ज़रूरी है लाइफ में? मेरे लिए तो बहुत है, ऑनेस्टली बताओ तो। मतलब ये देखो, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर आपके ऊपर कुछ लेना देना है, वो कुछ चीज़ें नहीं है ना, तो आपके लिए जितना आप कमा रहे हो आपके लिए इनफ है, जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हाँ है। जी। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे मान लो महंगी चीज़ों का शौक है, जैसे मुझे कोई कार खरीद ली या कुछ महंगा कुछ जाकर के खरीद लिया, नहीं, मन ही नहीं करता, इतना मटेरियलिस्टिक कभी रहा ही नहीं मैं। मेरा ये है कि मतलब अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड थी, वो हाँ जी, देना लेना हाँ जी। करना था, मैं अभी तक इतना मतलब जो भी चीज़ें करी है वो उसी वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि ये रीज़न था पीछे। अगर ये रीज़न नहीं होता ना तो मैं ऑनेस्टली अभी 50-60 हज़ार रुपये इंडिया में बैठा होता और मैं कंफर्टेबली खुश होता उसमें, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। मेरा दिन हमेशा का तो चल ही रहा है, जो भी आ रहा है, खाना पीना आ रहा है, बढ़िया कपड़े पहन पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो उतना था। तो मेरा ये है स्टार्टिंग से लेकर के अभी है कि मान लो चीज़ें खत्म हो गई तो अभी चलो अच्छे लेवल पे आ गए तो अच्छा है। तो नाइस। तो भाई दुबई तो आपने पूरा घूम लिया होगा। हाँ, दुबई तो पूरा ए टू क्या जेड लगा देखा। सबसे अच्छा? यार दुबई में तो गए वन तो कितना, 123 फ्लोर? हाँ, बुर्ज गए? खलीफा में, हाँ गए, वहाँ पे बेसिकली मैं जब रेस्टोरेंट। ऊपर गया था ना भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाँ, साफ दिख रहा है सब कुछ। बहुत है। और एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने, दुबई है ना बेसिकली, ये लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा है, हाँ। इतना बड़ा नहीं, आप मानोगे नहीं, कोटा से भी छोटा है दुबई एक तरीके से। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी टूरिज्म है, ज़्यादा है वहाँ पे। टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। अबू धाबी में भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो बन गया ना, फरारी वर्ल्ड बन गया हाँ है। हाँ हाँ, वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत हम बढ़िया, लोग भी मैं गए गया थे। था वहाँ पे। वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, कोई भी आता है विजिट करने तो भाई अबू धाबी में है, यस आइलैंड है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को लेके जाना है इंटरनेशनल, तो दुबई मैं कहता हूँ आप, अच्छा है, आप लेके जा सकते हो, पास में भी है। पास में भी है और बहुत बढ़िया जगह है, हम्म, सारी चीज़ें। बहुत अच्छा राहुल, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप दुबई से यहाँ आए इस पॉडकास्ट के लिए, और अपने घर के जो भी आपके पेंडिंग एक्शंस है। एंड कब जा रहे हो वापस दुबई? अभी मैं 2 हफ्ते के लिए आया हूँ बेसिकली, अच्छा, 2 ओके। हफ्ते बाद वापस जाएंगे। अभी ईद वगैरह भी है तो हाँ, ईद की छुट्टियाँ पड़ी थी। छुट्टियाँ हैं, कोई काम नहीं होता है?
उस टाइम नहीं, पे? वहाँ पे ईद का पूरी छुट्टी रहती है, वो लोग बेसिकली बड़ा फॉलो करते फेस्टिवल है हैं, एक। बड़ा फेस्टिवल है, पूरी छुट्टी देते हैं वो लोग। और फिर ईद के बाद थोड़े टाइम वर्क फ्रॉम होम करूँगा यहाँ पे, फिर वहाँ पे वापस जाने का। फिर हर 6 महीने में आ सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब पहले भी आ सकते हो तुमको आना है तो, लेकिन मैं हर 6 महीने में इस तरीके से आ जाता हूँ कभी भी। चलो मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ, आप उसके हिसाब से बताना, क्योंकि जो ऑडियंस हमारी है वो देख रहे हैं, उनके दिमाग में सवाल हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। जो 1-2 साल एक्सपीरियंस है अभी, हम्म। फ्रेशर्स भी हैं या 1-2 साल एक्सपीरियंस है, कहीं काम कर रहे हैं, हम्म। अगर उनको दुबई जाना है, हम्म। किसी भी रोल में, फ्रंट एंड, बैक एंड या आपके बिज़नेस एनालिस्ट के हाँ। रोल में, क्या वो जा सकते हैं इंडिया से। इंडिया से? जैसे आप गए, अभी अभी की मार्केट को देखते हुए। मुश्किल है बहुत, मुश्किल ऑनेस्टली है? बताऊँ। अच्छा। देखो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इंडिया का जॉब मार्केट और दुबई यूएई का जॉब मार्केट बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। इंडिया में है ना, जब भी मैं अगर जॉब पे अप्लाई करूंगा ना, मैं 15 दिन से बिना बिना जॉब के नहीं बैठूंगा। मतलब मैं जब भी अप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएंगे, ऑफर आ जाएंगे, इंटरव्यू कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, सारी चीज़ें आनी चालू हो जाएगी। इन दुबई का मार्केट ऐसा काम नहीं करता है। दुबई के मार्केट में ये है कि बेसिकली आपको आज आपने अप्लाई किया, पहली चीज़ तो आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे जाकर के अप्लाई करना है, और एक स्मार्ट वे से अप्लाई करना है। उसका भी एक तरीका होता है किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और वो सब चीज़ों का। तो बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखो कि कंपनी मांग क्या रही है आपसे, और आप वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसको रेज्यूमे में डालो। और उसमें भी मैं स्मार्ट तरीके से ऐसा खेलता था कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आ रही है, वो बोल रही है कि भैया हमको हॉस्पिटैलिटी डोमेन चाहिए, ठीक है, और या हमको ई कॉमर्स डोमेन चाहिए मान लो, और मैंने मान लो पहले उस डोमेन में काम नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे उस कंपनी को क्रैक करना है, मुझे है। तो मैं ये करता था कि मैं या तो कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट दिखता था, या फिर मैं जाकर के देखता था कि भैया ई कॉमर्स डोमेन में क्या क्या होता है। बेसिकली काम तो मुझे वहाँ पे भी जाकर के बेसिकली उनके मोबाइल ऐप्स और ये सारी चीज़ें बनानी है, वही सारी चीज़ें करनी है। तो मैं जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको जाकर के देखता था, उनको समझता था किस तरीके से वो काम करते हैं, और जैसे ई कॉमर्स डोमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिलीवरीज काम करती है, सब समझता था, और उसको अपने रेज्यूमे में ऐड करता था कि पिछली कंपनी में मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा भी किया हुआ है। थोड़ा सा फेक इट वाला रहता है, नॉट 100% एक्यूरेट तो हाँ, कोई भी नहीं होता नहीं है। नहीं, मैं 100% समझ रहा नहीं। हूँ देखो, आपका स्मार्ट वर्क व्हाट यू आपको आर ट्राइंग करना टू से। पड़ेगा। हाँ जी, फेक करने की बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा उससे रिलेटेबल चीज़ें बताओ कि बताओ। भाई वो कंपनी आपको कुछ चीज़ मांग रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी मुझसे बोल रही है कि भैया आपको फिग्मा पे काम करना आना चाहिए, नॉर्मल टूल, ठीक है। अब मैंने फिग्मा पे आज तक कभी काम नहीं किया है, तो नॉर्मल लोग क्या होंगे, उन्हें बोलेंगे कि नहीं मैंने फिग्मा पे काम नहीं किया है, लेकिन मैं वो दूसरी दूसरी चीज़ों पे काम आता है, मैं उस पर कर सकता हूँ। नहीं, ये मत करो। जाओ फिग्मा देखो क्या होता है, खुद से 2-3 डिज़ाइन बना लो, समझ लो उसको। 100 में से तुम 40% 50% तो सीख जाओगे, उसको डाल दो और बता दो कि हाँ भाई मैंने फिग्मा पे काम किया है और मुझे ये चीज़ें आती हैं। जब आप वो कंपनी ज्वाइन करोगे ना, उसमें आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक जाओ। वहाँ पर इनफ टाइम होता है आपके पास। बट इन शॉर्ट यू आर सेइंग थोड़ा मुश्किल है, अगर आप 1-2 साल इंडिया में भी काम कर, फ्रेशर के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, आपके पास 4-5 साल का है तब भी मतलब मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे ना, इवन दो अगर मैं अभी भी जॉब स्विच करने जाऊँगा, अभी मेरे पास दुबई में 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मेरे को तब भी कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे अप्लाई। इंडिया में? नहीं, यहाँ दुबई से भी, अच्छा, दुबई से, सिर्फ अच्छा। दुबई से दुबई भी मैं स्विच कर रहा हूँ ना, तब भी मुझे हम्म 2-2.5 महीने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके, क्योंकि हफ्ते में 2 हफ्ते में एक कॉल आता है सिर्फ इंटरव्यू का, वो भी हम्म फर्स्ट राउंड होता है, ऐसे 3 राउंड 4 राउंड होते हैं हर बार। हम्म तो इवन तो अगर यहाँ पे रह करके स्विच करने में इतना मुश्किल होता है, लेकिन होता है कि यहाँ आपके पास यूई एक्सपीरियंस है। देखो, फ्रेशर से वो पहली चीज़ पूछेंगे आपके पास यूई एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो उसके पास नहीं होगा, और ये वो कैसे भी बता भी नहीं सकता है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे रह करके अभी मैंने मान लो काम कर लिया, मेरे पास यूई एक्सपीरियंस है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, वो मैं थोड़े टाइम कंटिन्यूसली अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगी जॉब, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वही कोई इंडिया में बैठा हुआ है, पहली चीज़ उसके पास एक्सपीरियंस कम है, दूसरी उसके पास यूई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा बेसिकली कि आप ज़्यादा मत सोचो, 2-3 साल इंडिया में काम करो और सीख लो काम अच्छी तरीके से, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होता है उसके अंदर। और फिर उसके बाद अगर हो सकता है तो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आओ, और फिर विजिट वीज़ा ट्राई पे यहाँ करो। पे ट्राई करो, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे ट्राई आप करते हो। वहीं हो तो वो आपको बुला लेंगे ऑफिस, आपका इंटरव्यू होगा तो ज़्यादा समझ यहाँ पे पाएंगे। मोस्टली इंटरव्यूज़ यहाँ पे ऑफिस में बुला के होते हाँ, दुबई में? हैं, दुबई में अच्छा। मोस्टली ऑफिस में बुला के होते हैं। जब उनको मान लो दिमाग में है कि हमको इंडिया से ही हायर करना है, तभी जा करके वो लेंगे उस पे, क्या कहते हैं, ऑनलाइन। नहीं तो एक मोस्टली एक एग्जांपल और लेते हैं राहुल, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, 8 साल का है, पर मेरे केस में भी यही प्रोसेस रहेगा फिर, सबके केस में बिल्कुल सेम सेम, प्रोसेस। बिल्कुल सेम। अनटिल अनलेस बहुत आउट ऑफ बॉक्स है, उनको हाँ, चाहिए यहाँ उनको बंदा इंडिया चाहिए, से, तो हाँ। फिर वो एक बात है, अदरवाइज। और पता है वो लोग ये भी देखते हैं कि पता है इंडिया से लोग क्यों हायर करते हैं। इंडिया से किसी भी आदमी को इसलिए हायर किया जाता है क्योंकि इंडिया से आदमी उनको सस्ता मिल जाता है। राइट। मेन रीज़न ये है, सस्ता इन द सेंस कि वो है कि भाई मुझे दुबई जाके जॉब करनी है, तो आप वो एचआर को कम भी सैलरी करेगी ना, तो आप उसमें भी एक्सेप्ट कर लोगे और आप यहाँ पे आकर के जॉब करना चाहोगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे काम कर चुका यूएई मार्केट में, उसको सारी चीज़ों का पता है, तो वो नॉर्मल सैलरी पे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो नहीं मानेगा। तो राइट। इसीलिए वो प्रीफर करते हैं कि यार मान लो थोड़े कम एक्सपीरियंस की जॉब है, तो उसके लिए हम इंडिया से हायर कर लेते हैं, क्या थोड़ा बहुत आगे का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सैलरी उसकी कम रहेगी। तो इसीलिए वो प्रीफर करते हैं। नहीं तो अगर आप मान लो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो आप कुछ भी सैलरी कमा रहे हो, आप मान लो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कुछ भी कमा रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को उतनी ही ज़्यादा या मेरे को डबल सैलरी वहाँ मिल जाएगी, तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही होगा कि हमको कम सैलरी पे ही हायर करना हायर है। करना है। राइट। ऐसा है।
बहुत अच्छा है यार, आपकी जर्नी से बहुत सारे इंसाइट्स मिले। और एक रैपिड फायर है आपके लिए, तो ठीक आपको है। एक पिक करना है आंसर, और आप ठीक थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आपको जहाँ लगता है। लिविंग इन इंडिया और लिविंग इन दुबई? है लिविंग इन इंडिया। ओके। वन स्किल एवरी बिजनेस एनालिस्ट मस्ट हैव? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और एक थर्ड बेसिकली आपको काम निकालना आना चाहिए। कुल मिला के ये है, आप जुगाड़ू होने चाहिए कि कुछ भी आ रहा है आप काम निकाल दो बस। इंडियन तो जुगाड़ू होते ही हाँ बस। हैं। इफ यू हैड टू रीस्टार्ट टुडे फ्रॉम जीरो, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट? I will go and learn some language basically from my side, and after that same I will go and apply for the jobs and I will try to crack one. इंडिया जॉब मार्केट और दुबई, वेयर इज द रियल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? See, opportunities are more in Dubai, but your chances of getting hired is more in India. Basically, फाइनेंशियल प्रेशर, मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन आपके केस में? motivation. शायद उसी वजह से आप, उसी वजह से अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली नहीं हो पाता। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। गवर्नमेंट जॉब माइंडसेट और रिस्क टेकिंग माइंडसेट, व्हाट चेंज योर लाइफ मोर? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था। Risk taking for sure. वन थिंग यू विश यू हैड नोन बिफोर मूविंग दुबई? Uh, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ बेसिकली पेशेंस। अगर मैं दुबई आने से पहले मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि यहाँ आके आप पेशेंस की क्या वैल्यू होती है। जब भी आप जॉब स्विच कर रहे होते हो ना, और मान लो उस टाइम पे आपके पास जॉब नहीं है, तो उस दौरान आपका जो पेशेंस होता है ना, वो मेन आपका पेशेंस तब टेस्ट होता है। आपके पास हफ्तों निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे, एक सिंपल फर्स्ट कॉल भी नहीं आएगा इंटरव्यू का, लेकिन वही जब थर्ड महीना होगा ऐसा कुछ होगा, आप हायर्ड हो जाओगे। तो वो जो टाइम होता है आपका पेशेंस ट्राई करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, या मान लो 3 महीने में उनकी जॉब नहीं लगी तो चले जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं 3 महीने बाद वापस वीज़ा लेकर के आते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो ये जो पेशेंस की साइकिल होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। मुझे लगता है अगर मुझे ये पहले भी पता होता तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता। बट आपने जितना बताया, आज लोगों को काफ़ी कुछ पता लगा आपके बारे में और आपकी जर्नी से। एंड उम्मीद है जी इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आजकल एआई की मार्केट है, आपको पता है इंडिया में हर कंपनीज ट्राई कर रही है एआई में कुछ करें, पीओसीज करें, रिसोर्सेज को कट ऑफ करें, ले ऑफ्स वगैरह बहुत कॉमन हो गए हैं। दुबई में भी ये सब है आम, एआई पे आप लोग ज़्यादा, इन कंपनी सोच रही हैं कि चीज़ें ऑटोमेट करें, बंदे कट ऑफ करें, ऐसा है? देखो दुबई में है ना, पता है क्या चल रहा है अभी? डेफिनेटली आईटी कंपनीज कम है, ठीक है। इंडिया में आईटी कंपनी ज़्यादा है, आपके चांसेस हायर होने के ज़्यादा है, लेकिन दुबई बहुत ही ज़्यादा तरीके से ना एआई पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। पूरी ताकत लगा रहे हैं हम अपनी तरफ से। इवन हमारी करंट कंपनी के अंदर भी ना अपन देखते हैं, जो ये डेवलपर्स हो गए, फ्रंट एंड बैक एंड हो गए, कोई भी जाके मैनुअली कोड नहीं कर रहा है, सब कुछ हाँ, कर्सर का सब सिस्टम दे वाइब रखा है। कोडिंग हो रही है। सारे जाके प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। हाँ। इवन तो उनको कुछ एनहेंसमेंट करानी होती है, आइट्रेशन करना था, वो भी प्रॉम्प्ट से ही होता है। हाँ जी। तो सारी चीज़ें अब तो उनका वहाँ से टाइम निकल गया, प्लस जो टेस्टर हो गया वो लोग भी कर्सर यूज़ करते हैं, तो वो भी चीज़ चले गई। उसके अलावा भी मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं हर कंपनी को कैसे करके एआई में डाला जाए। मेरी करंट कंपनी में भी हम लोग ऐसे ऐसे टूल्स बना रहे हैं, बेसिकली एआई एजेंट बिल्डर्स हो गए, ऐसे ऐसे टूल्स बना रहे हैं जिससे आप एआई चैटबॉट एजेंट्स बना सकते हो, वो आपके काम सारे ऑटोमेट कर देगा। तो दुबई एआई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर आपका रहा है। रोल सेफ है? मेरा तो सेफ है फिलहाल तो। सही। जब तक आप अपने आप को अपस्किल करते रहते हो ना, पढ़ते रहते हो, मार्केट को समझते हो, कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझते हो, उन्हें क्या चाहिए, तो आप सेफ है। देखो रोल आपका वैसे भी नहीं जा सकता है, रोल की बात नहीं है। अभी मान लो कोई डेवलपर है, ठीक है, अपन सोच रहे हैं डेवलपर कोड नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो प्रॉम्प्ट डाल के जो वो वहाँ से निकल के आ रहा है ना, उसको पूरी चीज़ें जाकर के खुद से एक बंदा चाहिए टेस्ट करने के लिए और देखने के लिए कि भैया इसने ये सब सही बनाया नहीं बनाया। जो बिजनेस एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है वो सब उसने दिया है। अब ये जो कर्सर, ये एआई टूल्स होगा ना, इनका मेन काम है कि आप जब भी इनको रिक्वायरमेंट दोगे ना, तो ये पूरी रिक्वायरमेंट आपको बना करके नहीं देंगे, और वो आपकी रिक्वायरमेंट का 20%, 30%, 40% बस इतना ही बनाते हैं। फिर बाद में आपको वापस से उन पर प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं। नहीं तो अगर वो एक ही बार में पूरा बना देंगे तो आप दूसरा प्रॉम्प्ट उसको क्यों दोगे, उसके क्रेडिट वेस्ट कैसे होंगे, तो वो कंपनी पैसा कमा ही नहीं पाएगी। राइट। तो उनका ये है कि अब वो जो डेवलपर बैठा है उसको सारी चीज़ें टेस्ट करनी है कि भैया ये प्रॉम्प्ट दिया, ये वैलिडेशंस है, ये बिजनेस एनालिस्ट ने लॉजिक्स बताएं, ये सब उसमें है या नहीं है। तो आपकी एक सिर्फ हेल्प कर रहा है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर बिल्कुल सकता बिल्कुल, ये तो है। कहीं से कहीं तक। राहुल, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको देख रही है अभी, जो आपने अपनी पूरी 5 साल, 5.5 साल की जर्नी से सीखा? यार मुझे ये मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अभी अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, उस स्टेज में अगर आप वहाँ से चेंज करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो सोचो मत,
ठीक है, रिस्क लो, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में सारे रिस्क लेकर के ही किया है अभी, जहाँ तक भी जो भी किया है। तो रिस्क लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं होगा वापस से। वैसे भी तो अभी अपना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, रिस्क लेकर के क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। ये चीज़ पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो नॉन टेक जॉब्स में और इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, कोर कंपनियों में। वो चाहते हैं कि उनके IT जॉब्स लगे ऐसे करके, लेकिन उनको ये लगता है यार मेरे 5 साल हो गए मेरे को कोर में फंसे हुए, मेरी सैलरी इतनी मेहनत करते करते 30,000 हो गई, 35,000 हो गई। अब मैं अगर कोई IT कंपनी का मैं कोई कोर्स सीखूंगा, या मैं कुछ जाकर के वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखूंगा या कुछ करूंगा, तो मेरे को फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे 15,000 20,000 सैलरी मिलेगी। ये माइंडसेट कभी मत लाओ, मैं सही बता रहा हूँ। आप जाकर के सीखो, ठीक है, कोर्स सीखो या जहाँ से भी आप सीख सकते हो सीखो। और या आपके पास सबसे अच्छी चीज़ कोई गाइडेंस देने वाला हो गया जो आपको कुछ बता दे, कोई थोड़ा, जैसे मेरे को किसी ने स्टार्टिंग में एक छोटी सी गाइडेंस दी, अगर आपको ऐसा कोई दे सके अपनी तरफ से गाइडेंस, और वो जाकर के कोर्स करो, और आप अगर लग सकते हो तो वहाँ पे जाकर के लगो। आप 1 साल में वो सैलरी कवर कर लोगे, आप उससे ज़्यादा सैलरी पे चले जाओगे, प्लस आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मेन बात ये है, तो आगे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा सारी चीज़ें। बहुत अच्छा राहुल, बहुत ही अच्छा, वेरी इंस्पायरिंग। उम्मीद है जी इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। बाकी राहुल का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इस पॉडकास्ट में आपसे सीखा अपने आप पे बिलीव रखना और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कहीं भी पहुंचने के लिए। बाकी इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।